टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मींस ईसीजी, जिसका बहुत बार मुझे मैसेज आया कि आपको ईसीजी पे एक वीडियो बनानी है। सो आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली मोर देन 10 टाइम्स ईसीजी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बहुत रैपिडली रिवाइज करेंगे, फिर डिटेल में रिवाइज करेंगे। ओके, सो हर एक वेव का अपना अपना काम है, सबको पता है। पी क्यू आर एस टी। पी मीन्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मीन्स वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव मीन्स वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पी आर कॉम्प्लेक्स के बारे में तो कई बार पूछा गया है, एंड एस टी सेगमेंट तो आपको पता ही है। सो सबसे पहले बात करेंगे एरिथमिया की, पहले सुपरफिशियल फिर डिटेल में। एक क्वेश्चन आया आपके पास, पेशेंट है एंड यू विल गेट ईसीजी लाइक इर्रेगुलर इर्रेगुलर रिदम विद नो पी वेव। क्वेश्चन में दिया हुआ है इर्रेगुलर इर्रेगुलर रिदम है विद नो पी वेव, इसका मतलब आंसर इज एट्रियल फिब्रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन आया कि एक पेशेंट का ईसीजी है जिसमें सॉ टूथ अपीयरेंस मिल रहा है इन केस ऑफ लीड 2-3 एवीएफ। 2-3 एवीएफ, 2-3 एवीएफ लीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी मत भूलना। अगर 2-3 एवीएफ में सॉ टूथ अपीयरेंस मिल रहा है, आंसर इज एट्रियल फ्लैटर। अगर लीड 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन मिल रहा है तो समझ जाओ एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। ठीक है, नाउ ब्रॉड कॉम्प्लेक्स एरिथमिया होता है वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, एक ही लाइन याद करनी है। एंड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इरेगुलर विद नो आइडेंटिफाइबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आंसर इज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। नाउ कम टू हार्ट ब्लॉक। देखो दोस्तों, तीन तरह के हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री, देन सेकेंड डिग्री एंड देन थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब लगभग लगभग नॉर्मल, कोई भी विदाउट ड्रॉप बीट, ध्यान रखना विदाउट ड्रॉप बीट मीन्स फर्स्ट डिग्री की बात है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, आपको ड्रॉप बीट मिलेगी, है ना, ड्रॉप बीट मिलेगी, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अगर पी आर इंटरवल कांस्टेंट है तो समझ जाओ दिस वन, यानी नीचे वाले की बात कर रहे हैं, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। सेकंड डिग्री में भी टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो अगर पी आर इंटरवल कांस्टेंट है तो टाइप 2 की बात कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव पी आर इंटरवल है तो समझ जाओ टाइप 1 सेकंड डिग्री की बात करें। दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ कम टू थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या, कंप्लीट एवी डिसोसिएशन है, एट्री अपना काम कर रहा है, वेंट्रिकल अपना काम कर रहा है, दोनों के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कंप्लीट एवी डिसोसिएशन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं कि बताओ एक पेशेंट है जिसके ईसीजी में कांस्टेंट पीआर इंटरवल है लेकिन इट इज फॉलोड बाय ड्रॉप बीट, सो आंसर इज टाइप 2 सेकंड डिग्री, यानी दिस वन क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ कम टू इस्चीमिया और इन्फाक्शन पैटर्न। देखो दोस्तों, V1 V2 V3 V4, अगर इनमें आपको एसटी एलिवेशन मिल रहा है तो समझ जाओ एंटीरियर एमआई है। ठीक है, इन्फीरियर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एसटी एलिवेशन इज इन 2-3 एवीएफ, भूलना ही नहीं है। अगर 2-3 एवीएफ में एलिवेशन मिल रहा है एसटी तो इंफीरियर वॉल एमआई है। अगर 2-3 एवीएफ में सॉ टूथ अपीयरेंस मिल रहा है तो आंसर इज एट्रियल फ्लटर। नाउ अब देखो पोस्टीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में V1 V2 का डिप्रेशन हो जाएगा, एसटी डिप्रेशन, बस इतना आपको याद करना है। उसके बाद में ओल्ड एमआई में तो प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइपरकैलीमिया हाइपोकैलीमिया में 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है लेकिन आपको आना जरूरी है। 23 में ओसबॉर्न वेव पे क्वेश्चन पूछा गया है। लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट नहीं होते, आप देखो इतना इजी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नाउ कम टू लॉन्ग क्यूट इंटरवल, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे याद करना है। नाउ डेल्टा वेव, डेल्टा वेव आपको WPW सिंड्रोम में मिलती है, भूलना नहीं है। जैसे ऑसबॉर्न वेव मिलती है हाइपोथर्मिया में, ऐसी डेल्टा वेव मिलती है WPW सिंड्रोम में। इसके अलावा शॉर्ट पीआर इंटरवल भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मुझे उम्मीद है पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल फॉलोड बाय ड्रॉप बीट, यानी ड्रॉप बीट हो रही है तो सेकंड डिग्री की बात कर रहे हैं, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अगर इसमें प्रोलॉन्ग पीआर है इसका मतलब टाइप 1, अगर कांस्टेंट पीआर है तो टाइप 2। बहुत आसान हो गया है, सो आंसर इज दिस वन। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ, इरेगुलर इरेगुलर पल्स विद नो पी वेव, आंसर इज एट्रियल फिब्रिलेशन, इजी है। उसके बाद में एसटी एलिवेशन है इन 2-3 एवीएफ मींस इंफीरियर वॉल एमआई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पोस्टीरियर वॉल की क्या फाइंडिंग है कि V1 V2 में एसटी डिप्रेशन मिलेगा। नाउ
अब ये कह रहा है कि ST एलिवेशन मिल रहा है V1 to V4, आंसर इज एंटीरियर वॉल MI। टॉरसेट डी पॉइंट क्या होता है? PVC होती है विथ QT इंटरवल प्रोलोंगेशन। डेल्टा वेव कहाँ मिलता है? WPW सिंड्रोम में। याद करना ही पड़ेगा आपको, यू हैव नो ऑप्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम बेसिक नॉलेज से कैसे मरमर वाले MCQ सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ECG में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमारा आज मेन फोकस रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग HOCM, MVP एंड AS बहुत बेसिक नॉलेज से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले HOCM पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 सालों पे, AS पे 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं। सो सबसे पहले हम कुछ पर्टिकुलर फंडे जानते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ओनली सुपरफिशियल हम लोग स्टडी करेंगे टू सॉल्व द MCQs। वही हमारा मेन मोटो है, क्योंकि जब टाइम आता है तो हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं, वो डिसीजन इन फंडों से जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, HOCM का मतलब है सडन कार्डियक डेथ। आपने सुना होगा कोई बंदा जिम करने जा रहा है या क्रिकेट खेलने जा रहा है, अचानक उसकी डेथ हो गई। पहले कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज एसिम्प्टोमेटिक, सब कुछ ठीक था, अचानक उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कि यार ये तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन था, डायनेमिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिटल वॉल। पता चलता है कि उसकी कुछ फैमिली हिस्ट्री भी थी, उसके भाई को भी ऐसा हुआ था या किसी रिश्तेदार को ऐसा हुआ था। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। सो मरमर के लिए हमें याद करना वास्ट, VAST, हैंड ग्रिप एंड स्क्वेटिंग। इसको एक विंडो बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा HOCM का है और दिस इज MVP। ठीक है, अब देखो HOCM हो चाहे MVP हो, दोनों में वास्ट में मरमर इंक्रीज होती है। ठीक है, वास्ट मीन्स वॉल्साल्वा, एमिल नाइट्रेट एंड स्टैंडिंग, तीनों में मरमर इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कभी नहीं भूलना, वास्ट में इंक्रीज होती है। स्क्वेटिंग में दोनों में डिक्रीज हो रही है अगर हम स्क्वेट कर रहे हैं। अभी तक दोनों चीजें सेम है। अब डिफरेंस क्या है? हैंड ग्रिप मरमर डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ HOCM। M मतलब माइनस, HOCM MS माइनस, माइनस मीन डिक्रीज। ठीक है, MVP, P मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज। सिंपल फंडा है। तो अगर हैंड ग्रिप में मरमर इंक्रीज हो रही है, सिंपल आंसर इज MVP। हैंड ग्रिप में मरमर डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है, मीन्स M हो रहा है, M मीन्स HOCM, तो आंसर इज HOCM। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अभी HOCM के बारे में हम आगे भी चलते हैं। कुछ ड्रग्स अवॉइड करते हैं इन HOCM, पहले भी एक बार वीडियो है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। DNB एग्जाम इज द निमोनिक, DNB। अब देना क्या है? बीटा ब्लॉकर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। पहली ड्रग आपको बीटा ब्लॉकर देनी है। उसके बाद में अभी हम सीधा चलते हैं MVP। दोस्तों MVP मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये निमोनिक है मरमर का, यहाँ से क्वेश्चन क्रॉस मैचिंग के आते हैं। MVP मतलब हैंड ग्रिप की मरमर अगर इंक्रीज हो रही तो समझ जाओ क्या है, आंसर इज MVP। नाउ अब मैं लेके चलता हूँ आपको AS पे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली मरमर पूछी गई है। अब ये होती क्या है? बेसिकली राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से रेडिएट करती है टू कैरोटिड वेसल। रेडिएशन आपको याद होना बहुत जरूरी है एओर्टिक स्टेनोसिस का। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से कैरोटिड वेसल की तरफ रेडिएट होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये होता क्या है? जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा जुड़ी हुई है, एओर्टा में क्या होता है? एओर्टिक वॉल। तो होता क्या है, एओर्टिक वॉल में स्टेनोसिस हो गई। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सो दैट ब्लड वहां से एओर्टा तक पहुंचे। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्स लगाना पड़ रहा है, मीन्स वहां की हाइपरट्रॉफी हो गई, वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो गया और बहुत बार उतना ब्लड नहीं आता जितना आना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, नैरो पल्स प्रेशर भी आपको मिलेगा। ये 4 फाइंडिंग आप कभी मत भूलना एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में, इस पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें ट्रायड मिलता है, सिनकोप, एंजाइना एंड डिस्निया। नाउ कम टू मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मीन्स मरमर। तो निमोनिक इज सिस्टोलिक क्रिसेंडो रेडिएट कैरोटिड, मीन्स सिस्टोलिक मरमर है, कैरोटिड आर्टरीज की तरफ रेडिएट होती है, स्पेशली हर्ड होती है एट द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ दिस विंडो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप दुनिया भर की चीजें याद करने से ज्यादा अच्छा है एक छोटी सी चीज याद कर लो जो सो दैट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की इस वीडियो की।
सो बेसिकली होता क्या है, वॉल सॉल्वर से प्रीलोड कम होता है, एमिल नाइट्रेट से आफ्टर लोड कम होता है। ये सब आप छोड़ो, ये सब याद रहता ही नहीं है। याद क्या करना है, फंडा देखो आप। जैसे मैंने आपसे कहा था HOCM में ये निमोनिक है। MVP, P मीन्स पॉजिटिव मीन्स हैंड ग्रिप विल इंक्रीज। HOCM M फॉर माइनस, माइनस मीन्स हैंड ग्रिप विल डिक्रीज। अभी तक यही बात हुई थी। अब देखो AS का निमोनिक क्या है। AS में क्या होता है, AS में ASQ इंक्रीज होता है, ठीक है। A फॉर एमिल नाइट्रेट, SQ मीन्स स्क्वेटिंग। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें उन सब में मर्मर विल डिक्रीज। बस यही फंडा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो तीनों की मर्मर पूछते, बताओ यार हैंड ग्रिप में क्या होगा, या स्क्वेटिंग में क्या होगा, स्टैंडिंग में क्या होगा, वॉल सॉल्वर में क्या होगा, तो इस निमोनिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको और थोड़ा सा समराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आया कि यार बताओ MVP ऐसी कौन सी मरमर है जो हैंड ग्रिप में इंक्रीज होती है, ओनली आंसर इज MVP। ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी सब में हैंड ग्रिप में डिक्रीज होती है। सो दिस क्वेश्चन आस्क इन 23, कार्डियक मर्मर दैट इज बेस्ट हर्ड एट द लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। सिंपल सी बात है, हमें पता चल रहा है। मर्मर रिड्यूस इंटेंसिटी ड्यूरिंग सस्टेन हैंड ग्रिप, सिंपल सी बात है। बट इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन इनहेलेशन ऑफ एमिल नाइट्रेट, आंसर इज एओर्टिक स्टेनोसिस। आप इजीली पता लगा सकते हो। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आस्क इन CMS 24 अगेन, 70-year-old मैन presented with dyspnea, obviously SAD is a triad, ठीक है। single second heart sound with loud diamond shape rough quality systolic murmur heard at the level of second intercostal space radiate to carotid artery, सिंपल पता चल रहा है, आंसर इज एओर्टिक स्टेनोसिस। ऐसे आपको मर्मर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट मर्मर, राइट साइड मर्मर इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन एंड लेफ्ट साइड मर्मर इंक्रीज ऑन एक्सप्रेशन। पहली बात, ये टेबल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, MDMS मतलब मिड डायस्टोलिक मर्मर होती है मिटल स्टेनोसिस में, तो पहला फंडा हो गया सॉल्व। जहां MS है वहां TS है, तो ये चीजें आप जरूर याद कर लेना। ASPS में अर्ली सिस्टोलिक है, ARPR में डायस्टोलिक है, MRTR में पेन सिस्टोलिक है, एंड VSD में भी पेन सिस्टोलिक है। ठीक है, MR में R आता है, R मीन्स रेडिएट करती है मर्मर टू नेक। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आगे भूलना ही नहीं है आपको। ठीक है, MRTR और VSD या AP स्टंट की मर्मर, AP शंट की मर्मर पेन सिस्टोलिक होती है। ठीक है, ग्रैम स्टील मर्मर होती है PR में, AR की मर्मर लो पिच रफ रम्बलिंग होती है। ऑलरेडी AS की मर्मर आई हैव एक्सप्लेन्ड। कंटिन्यूस मर्मर AV फिस्टुला कोआक्टेशन PDA वेनस हम, आपको भूलना नहीं है। मर्मर से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। हार्ट साउंड ECG से भी क्वेश्चन आता है, ECG इसके बाद में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप मिस नहीं कर सकते, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। पिछले 5 साल में 14 क्वेश्चंस आस्क इन UPSC CMS। हर साल क्वेश्चन आते हैं, फिर आएगा। अब ये इतना ज्यादा क्यों पूछा जाता है, उसका आंसर है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में कवर होता है। मेडिसिन में पल्मोनरी TB, ऑर्थोपेडिक्स में बोन TB, जनरल सर्जरी में एब्डोमिनल TB, जेनाइटल TB इन गायनी, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें हमें TB तो आना ही चाहिए। इसमें भी TB में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट ट्यूबरकुलोसिस मैनेजमेंट। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन में सबको पता है HRZTS, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलोन्स, इंजेक्टेबल्स, बेटाक्यूलिन आप कभी मत भूलना। बेटाक्यूलिन न्यू मेडिसिन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सो अगर आप देखें इस फर्स्ट लाइन में रिफेम्पिसिन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, यानी कोर मेडिसिन है। अगर रिफेम्पिसिन में रेजिस्टेंस हो गया तो समझो MDR में कहीं ना कहीं होने के चांसेस है। रिफेम्पिसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब वो पुराना जमाना गया कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या होती है। आज के टाइम में सारे पेशेंट को इंटेंसिव एंड कंटिन्यूएशन फेज में, यानी टोटल 6 मंथ की मेडिसिन दी जाती है। सबसे आसान हो गया अब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिफेम्पिसिन गया
तो समझो पेशेंट की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और वो एमडीआर की तरफ बढ़ने लगता है। एमडीआर एक्सडीआर इसका मैनेजमेंट आप जरूर पढ़ लेना। नाउ कम टू, अब देखो आजकल ना एबीसी में डिवाइड कर दिया है मेडिसिन। तो ए बी ग्रुप ए को कैसे याद करेंगे, बी ए एल, बाल से आप याद कर लो। ग्रुप बी को जिसमें सी आता है, एंड बाकी जो बची बाल एंड सी के अलावा वो सब ग्रुप सी में। या पढ़ जरूर लेना, जरूर जरूर जरूर, मिस करने वाली बात नहीं है। आजकल बी पाल्म रेजिम चल रहा है। बी पाल रेजिम बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये 6 मंथ के लिए दी जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कामफुल होती, एंड एमडीआर एक्सडीआर में भी इसका यूज है। इसलिए बी पाल्म रेजिन आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आया था बेटाक्यूलिन पे कि बैक्टीरिसाइडल है या स्टेटिक है, तो आंसर इज बैक्टीरिसाइडल। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीएमएस में, फिर आ सकता है। नाउ कम टू कुछ क्वेश्चंस। बेडिक्यूलिन सीएमएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ कम टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साइड इफेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा HRZES कैटेगरी 1, या फर्स्ट लाइन की मैं बात कर रहा था। तो HRZ का कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों हेपेटाइटिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हेपेटाइटिस है पेशेंट को तो हमें हमेशा LFT कराते रहते हैं। पेशेंट हमारी ओपीडी में आता पोर्ट स्पाइन लेके टीबी, स्पाइनल टीबी को मिनिमम 14 मंथ से 18 मंथ तक मेडिसिन चलती है। तो डॉक्टर को सबसे ज्यादा ये खतरा बना होता है यार इसका LFT KFT ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन लीवर पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, साइड इफेक्ट करती है, हेपेटाइटिस करती है। इसलिए ऑलवेज रूटीनली आपको LFT मेजर करना होता है। क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस इज कॉमन इन HRE, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन पूछा गया था। और आपसे GIT तो कॉमन है, GIT तो ATT का कॉमन साइड इफेक्ट है ही। अब देखो इसका डायग्नोसिस करते हैं दोस्तों। डायग्नोसिस कभी मत भूलना, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अब वो जमाने गए जब पूछते थे बताओ ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम क्या मिलते हैं, सबको पता है क्या सिम्टम है। अब टाइम है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट का। सबसे पहले स्पुटम करते हैं। स्पुटम में AFB देखते हैं, जील नेल्सन से। आजकल क्या है LED फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं विद ओरामीन स्टेनिंग। ओरामीन क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ओरामीन ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट इज मोर सेंसिटिव। नाउ कम टू नाट, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या आता है, जीन एक्सपर्ट आता है। जीन एक्सपर्ट ट्रेंडिंग है दोस्तों, ट्रेंडिंग। सुबह टेस्ट दो, शाम तक रिपोर्ट आती है, अगले दिन सीधा आप मेडिसिन स्टार्ट कर दो। ये बहुत अच्छा है, रैपिड है। बट रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस का भी पता चल जाता है, जो कि कोर मेडिसिन होती है। ठीक है, इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। अच्छी बात क्या है, रैपिड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे यार ये बताओ सबसे बेस्ट क्या है टीबी का डायग्नोसिस, सबसे अच्छा जीन एक्सपर्ट से भी अच्छा क्या है, तो आंसर इज कल्चर। कल्चर इज गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, कल्चर के साथ ये बहुत टाइम लेता है। ऑब्वियसली कल्चर में टाइम लगता है, 2 to 8 वीक्स लगते हैं। जब 2 से 8 हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को काफी वेट करना पड़ता है और डॉक्टर को भी वेट करना पड़ता है टू स्टार्ट मेडिसिन। इसमें हम यूज करते हैं LG मीडिया एंड मिडिल ब्रॉक मीडिया। दोनों मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको। लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले होने की वजह से और बहुत कम जगह कल्चर आजकल होता है, तो इतनी लैब्स बढ़ने के बाद भी अभी भी इसके सेंटर कम है जहाँ पे कल्चर होता है और रिपोर्ट काफ़ी लेट आती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, रैप जीन एक्सपर्ट रैपिड है, कल्चर थोड़ा डिले है। जीन एक्सपर्ट से आप रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस देख सकते हो और कल्चर से आप सारी रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर अच्छा बात की जाए तो कल्चर है, बट उसमें टाइम लगता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक्सरे में कैविटी मिलती है। अगर कोई आपसे कहे भाई लेटेंट टीबी के बारे में बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आंसर इज इग्रा, इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे करना पड़ता है। यही आपको लेटेंट टीबी के बारे में बताता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि बताओ यार पेशेंट अनेबल टू प्रोड्यूस स्पुटम, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी विद बाल। ये इसका आंसर है। नाउ कम टू कॉमन फाइंडिंग्स। जैसे सिंपल से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जीन एक्सपर्ट रैपिड के लिए अच्छा है, कल्चर कंफर्म बट टाइम कंज्यूमिंग है, लेटेंट टीबी के लिए इग्रा सबसे अच्छा होता है। ठीक, अब आगे की हम बात की, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 24 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। कल्चर और जीन एक्सपर्ट में ऑलरेडी जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। जीन एक्सपर्ट बहुत ही रैपिड होता है, 2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, सबसे बढ़िया बात। लेकिन ये केवल रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस को ही बताता है। अगर आपको सारा रेजिस्टेंस देखना है फुल प्रोफाइल, तो आपको कल्चर कराना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है,
कल्चर थोड़ा डिले करता है, 2 to 8 वीक्स में आता है रिपोर्ट, जो कि थोड़ा डिले है, जैसे मैंने आपको समझ, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो कल्चर ने बोल दिया मतलब वही है, कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, सिंपल सी बात है। ये दोनों, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। नाउ कम टू एब्डोमिनल टीबी, इलियोसिकल इसका रीजन है, यहाँ पर ही मोस्ट कॉमन टीबी होती है, हिमेटोजिनस होता है। दूसरी बात, ये कभी मत भूलना जब भी कोई ऐसा पेशेंट आपकी ओपीडी में है, वो कहे डॉक्टर साहब थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा जो बॉवल हैबिट है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, और काफ़ी ऑल्टर्ड होता रहता है, तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको सस्पेक्ट करना चाहिए एब्डोमिनल टीबी। उसमें आपको इल डिफाइंड मास मिलेगा ओवर राइट लोअर क्वाड्रेंट, और बाकी टीबी वाले सिम्टम मिलेंगे। अगर आप उनकी बायोप्सी कराओगे, केसिएटिंग ग्रेनुलोमा आपको मिलेगा, पुल्ड अप सीकम मिलेगी, तो ये सारे सिम्टम आपको एब्डोमिनल टीबी में मिलते हैं। अगेन मैनेजमेंट क्या है, एटीटी स्टार्ट करनी पड़ती है फॉर 6 to 9 मंथ, मेडिसिन मैंने आपको बताई दी है। कोई क्वेश्चन आया आपके पास ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि एब्डोमिनल टीबी पेशेंट को हो सकती है। जब आपने उसका फर्दर एग्जामिन किया तो आपको इल डिफाइंड मास मिला ओवर राइट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब एब्डोमिनल टीबी की हम बात कर रहे हैं। नाउ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपसे कोई कहे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया, तो आंसर इज जेनाइटल टीबी। क्यों? क्योंकि ये एडिशंस डेवलप करता है, इन्फ्लेमेशन डेवलप करता है, फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। इसके साथ साथ ओलाइगोमेनोरेजिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि जेनेटल टीबी से क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस होता है, फाइब्रोसिस, स्कारिंग, इरेगुलर यूट्राइन कैविटी, डिसरप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। सो 24 में जेनेटल टीबी पूछा गया है। इसके अलावा जेनेटल टीबी पहले भी पूछा गया है, तो ये बहुत कॉमन से टॉपिक है जो आपको पता होने ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ पीपल ट्रीटेड विद ड्रग ससेप्टेबल एटीटी, मतलब अगर किसी पेशेंट को एटीटी चल रहा है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? सो आंसर हेपेटाइटिस। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि HRZES में जो HRZ है उसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेपेटाइटिस। ठीक है। इथेम्बिटोल का क्या होता है? आई वाले साइड इफेक्ट होते हैं। स्ट्रेप्टोसिन के ऑटोनेफ्रोन न्यूरो होते हैं। ठीक है। सो आंसर इज दिस। अगेन, अब फिर अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट को एटीटी चल रही है तो उसमें हमें क्या कराते रहना चाहिए? आंसर LFT। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है एटीटी का वो है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस में हमें क्या करना पड़ेगा? LFT। सो वाओ, इट्स ए गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो तीनों के तीनों ही करेक्ट है। कैसे हम शो करेंगे? देखो, AFB कल्चर होता है, सही बात है। CSF कल्चर इज गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है, कल्चर इज ऑलवेज गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद में जीन एक्सपर्ट प्रिफर्ड इनिशियल डायग्नोस्टिक ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। जीन एक्सपर्ट रैपिड होता है इसलिए इनिशियल ऑप्शन होता है। सो आंसर इज 1 2 3। ओके। नाउ क्वेश्चन आस्क इन 23, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैरिड फीमेल है जो कि 3 साल से अपने हस्बैंड के साथ है, इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर 2 ईयर, 2 साल से वो कंसीव नहीं कर पा रही। ठीक है। अब इसका HSG किया, HSG में हमें क्या मिला? इरेगुलर आउटलाइन ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड रिजिड फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई। इसका मतलब क्या है? पेशेंट को टीबी है। सिंपल है, क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना सॉल्व नहीं हो सकता भैया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा आजकल ट्रेंड बना हुआ है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट का। अब वो दिन गए जब पूछते थे कि भाई बताओ ये टीबी में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले 3 4 5 साल के आप पेपर करो, बस 5 साल काफ़ी है। उसमें आपको ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो पुराने वाले क्वेश्चन करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन में बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी टीबी? सो आंसर इज A B C, तीनों ठीक है। ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का कोई लेना देना है नहीं, इससे कुछ नहीं होता। मलेरिया थोड़ी ना है जो आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर से आप डायग्नोस कर रहे हो। ठीक। अगेन 24 में देखो 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से टीबी से। सो अगेन 24 में क्या पूछा गया? सिम्टम ऑफ जेनाइटल टीबी, बिल्कुल सही बात है। इनफर्टिलिटी यस, पेन यस, ओलिगोमेनोरिया यस। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इसमें नहीं होती। वो किस में होती है? PMB किस में होती है? इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और टाइफाइड वर्सेस ट्यूबरकुलर अल्सर, देखो ट्यूबरकुलर तो मैंने आपको बता दिया ट्रांसवर्स होता है, पहली बात। आलियोसिकल इसकी लोकेशन होती है, और ये मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन कराता है।
लेकिन टाइफाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है, P4 पेयर पैच को इन्वॉल्व करता है एंड P4 परफोरेशन। सो ये परफोरेट ज्यादा कर जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक पेशेंट को टाइफाइड था, अचानक से वो शॉक में चला गया, तो क्या है आंसर, मतलब इस परफोरेशन हो गया है। सो एक बात और आपको याद रखनी, टाइफाइड में परफोरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल अल्सर है। लॉन्गिट्यूडनल अल्सर में ज्यादा चांसेस होते हैं परफोरेट होने के, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 में जो पूछा गया वो आप कर लोगे आराम से। 2020 में पूछा गया, आपको पता है क्या है। 22 में पूछा गया है वही सेम, सडन ऑनसेट ऑफ जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, पेशेंट भी शॉक में चला गया, है ना, पेशेंट को एंट्रिक फीवर था, बाद में पता चला पेशेंट अचानक शॉक में चला गया, आंसर इज स्मॉल बबल परफोरेशन। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। इट्स टाइम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो इन 5 सालों में आईयूडी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स क्वेश्चन आए, राइट। एंड हार्मोनल पिल से लगभग लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 सालों में। तो इस छोटे से टॉपिक को अगर आप गलत कर रहे हो, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब आपने पढ़ाई की ही नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करने ही है, कोई माफी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्शन। सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरा कॉन्ट्रासेप्शन आई विल ट्राई टू फिनिश। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओसीपी। देखो दोस्तों, आईयूसीडी में एंड ओसीपी में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के या इंडिकेशन ऑफ रिमूवल के। अब देखो ओसीपी में क्या है, जितनी भी सिस्टमिक इलनेस है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। सिस्टमिक इलनेस मतलब जो भी वेसिल से जुड़ी हुई है। वेसिल मतलब जैसे हाइपरटेंशन, भाई वेसिल में तो ब्लड वेसिल्स में तो ब्लड बह रहा है ना, वेसिल्स हो गई। माइग्रेन हो गया, माइग्रेन का भी फंडा है वेसिल से जुड़ा हुआ। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, है ना, या माइग्रेन, सीवियर माइग्रेन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्या? ओसीपी। एक जनरलाइज बात बता रहा हूँ। नाउ कम टू आईयूसीडी। अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, सीवियर डिसमेनोरिया है, या पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है जो यूट्रस में कन्फाइंड है, सीवियर डिसमेनोरिया या ब्लीडिंग कहाँ से, यूट्रस से। सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको लोकलाइज मिल रही है, इसका मतलब आईयूसीडी कॉन्ट्राइंडिकेशन। सिंपल सा फंडा है। सो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं ओसीपी मींस हार्मोनल पिल्स को, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आईयूसीडी करते हैं। सो ओसीपी, ओसीपी का काम है इट मेक्स एन ओवुलेटरी साइकिल। बस ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, भूलना ही नहीं है। भूलना मतलब कोई माफी नहीं है। इसके अलावा इट इंक्रीज रिस्क ऑफ ABC, याद कर लेना, हेपेटिक एडिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर को इंक्रीज करता है। प्रोटेक्ट करता है किसको? 1 2 3 4 5 एंडोमेट्रियल, ओवेरियन सिस्ट, बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। नो इफेक्ट ऑन लीवर कैंसर। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही है। नॉन कंट्रासेप्टिव यूज़ क्या है, जैसे इरेगुलर साइकिल है उसमें यूज़ होता है। फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, HRT, हिर्सुटिज्म। इसके अलावा ये पीआईडी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। पीआईडी को कैसे? इट मेक्स सर्वाइकल म्यूकस थिक, है ना। वो काम किसका है स्पेशली, क्योंकि जो कंबाइंड पिल्स होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं। सो प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा। क्योंकि देखो, जब भी हम ओवेरियन कार्सिनोमा पढ़ेंगे ना, तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के जैसा ही है। पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, बिल्कुल लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो ये दोनों को ही प्रिवेंट करता है, सिंपल सी बात है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा, जितनी भी वेसल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना। देखो जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म किस में हो रही है, ब्लड वेसल में हो रही है। माइग्रेन के पीछे क्या है, वेसल्स का कॉन्सेप्ट है। डायबिटीज विद वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर हाइपरटेंशन, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन भी। एबीसी, एबीसी क्यों? क्योंकि एबीसी का रिस्क इंक्रीज करती है। माइग्रेन, माइग्रेन में ब्लड का इश्यू है, ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है। तो जो भी, जहां पर भी आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये सब फंडे हैं, जब आप फंसते हो ना एग्जाम में, रूल आउट करने होते हैं, तो यही सब काम आता है। सो अब देखो, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है,
मुझे लगता है प्रेगनेंसी हर एक कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है ऑब्वियसली। अगर प्रेगनेंसी होगी तो फिर यूज ही क्या है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेशन है, चाहे आईयूसीडी हो, चाहे ओसीपी हो, मिनी पिल्स हो, चाहे सेंट्रोमेन हो, सहेली हो, एवरीथिंग, सबके लिए प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मोनोफेजिक ओसीपी चलती है जिसमें फिक्स डोज होती है, कभी मत भूलना। देखो, मिनी पिल्स एंड ओसीपी में क्या डिफरेंस है। मिनी पिल मीन्स प्रोजेस्टेरोन ओनली, ओसीपी मीन्स कंबाइंड पिल्स। अब मिनी पिल बनाने की जरूरत क्या थी। मिनी पिल बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ओसीपी से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हायर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो रहे थे, है ना, जैसा मैंने आपसे बताया वेसल वाले। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ मिनी पिल का यूज किया गया। मिनी पिल मीन्स ओनली प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, मैकेनिज्म ये इसका काम है। एंड इट इज सेफर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जिन पेशेंट को ओसीपी नहीं दे सकते ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, उन्हें मिनी पिल्स दी जा सकती है। एंड ये कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ सहेली छाया, ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, याद कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा याद। ऑर्मेलोफ्लेक्सिन इसका ब्रांड नेम है, ये लखनऊ में बनी है, नॉन स्टेरॉइडल है। बहुत बार टीवी पर ऐड आता था, सहेली लो, छाया लो, है ना, इस टाइप की चीजें आती थी पहले। SCRM इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सहेली या छाया बोलते हैं, 30 मिलीग्राम वीकली, ये बस हफ्ते में एक बार दो, काम खत्म। मोड ऑफ एक्शन जरूर याद कर लेना, इट मेक्स एंडोमेट्रियम आउट ऑफ फेज, है ना। जब एंडोमेट्रियम आउट ऑफ फेज हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन इनहिबिट हो जाएगा, सिंपल बात है। क्या याद करना है, याद ये करना, इट डज नॉट इनहिबिट ओवुलेशन। जो कौन इनहिबिट करता था, ओसीपी, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है ओसीपी एंड ऑर्मेलोफ्लेक्सिन में, ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करती है, जबकि ओसीपी ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, भूलना ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल हेल्थ प्लानिंग में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव रखे हैं, जैसे मेल कॉन्डोम, मालाडी मालायन, अंतरा। अंतरा भी क्वेश्चन आया था। अंतरा मीन्स डीएमपी इंजेक्शन होते हैं जो कि हर 3 महीने में एक बार देना होता है। रूट आईएम है, इसका काम भी एनोवुलेशन करना है, जो कि ओसीपी का काम है। छाया आपको मैंने पूरा बता दिया, इसका काम है इट मेक्स एंडोमेट्रियम आउट ऑफ फेज सो दैट इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन। नाउ आईपिल। सो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, आपसे कई बार क्वेश्चन आता है ना कि नेशनल हेल्थ फैमिली प्लानिंग में क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड होते हैं, तो आंसर इज दिस। नाउ कम टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जरूर याद कर लेना, ये एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगर हम आईयूसीडी की बात करें तो सबसे अच्छी मायरीना होती, क्यों होती, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मिनी पिल्स। देखो, मिनी पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो इसलिए आंसर इज बी। नाउ और मेलोफेक्सिन मीन्स छाया, छाया और सहेली एक ही बात है। अब देखो, सबको पता है छाया सहेली की कुछ खास बात है, इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल, सबसे पहली बात। मैकेनिज्म एक्शन SCRM होता है, लखनऊ में बनी है, 30 mg वीकली देते हैं, और इट मेक्स एंडोमेट्रियल आउट ऑफ फेज, है ना, ये तो बताया मैंने आपको। तो अगर आप देखो इसमें सेकंड वाला पॉइंट गलत है, ये स्टेरॉइडल कंपाउंड नहीं होता तभी इतनी ज़्यादा फेमस है। तो अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर इज बी। तो कहने का मतलब ये, कई बार ना CMS में क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, भारी लगते हैं, बट जब आप सॉल्व करते हो तो आपको इजी फील होने लगता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 78, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में OCP क्या होती है, आंसर इज मोनोफिजिक। इसमें दिया हुआ है कि आफ्टर मेल स्टेरिलाइजेशन एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक देते हैं। सो आंसर इज बेसिकली या तो 15 to 20 इजेकुलेशन हो जाए या 2 to 3 मंथ हो जाए, सिंपल से इसका आंसर है। नाउ अगेन हम चलते हैं फिर। अब देखो 22 में भी छाया पे क्वेश्चन पूछा गया था एंड 23 में भी छाया पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन दिस इज छाया। सो आप देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसी तरह से। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कंबाइंड OCP। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जितनी भी वेसल्स की प्रॉब्लम है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जैसे माइग्रेन वेसल्स में हो रहा है, सीवियर हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वो भी वेसल में हो रहा है। इसके अलावा डायबिटीज विद
वेस्कुलोपैथी कर दो, रेटिनोपैथी कर दो, है ना। डायबिटीज़ वाले कॉम्प्लिकेशन तो वेसल्स में ही होते हैं। सो सीवियर हाइपरटेंशन इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग, यस प्रेगनेंसी तो होती है ऑब्वियसली, फिर क्या फ़ायदा, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉन्ट्रासेप्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। डायबिटीज़ विद रेटिनोपैथी, यस। सो गॉल ब्लैडर डिजीज़ नहीं है। सो आंसर इज ए बी सी। नाउ इट्स टाइम फॉर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। 100% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस आईयूसीडी में भी सबसे ज़्यादा फेमस है थर्ड जनरेशन, क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल रिलीज डिवाइस है। स्पेशली अगर हम बात करें तो LNJ-20, जिसका फेल्योर रेट बहुत कम है, 0.2/100 फेल्योर रेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। इस इफेक्टिवनेस की वजह से ये काफ़ी फेमस है। दूसरी बात, जो बाकी कॉपर टी है उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग। लेकिन अगर हम LNJ-20 की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म इस तरह की है कि इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस अप टू 80-90% ओवर 12 मंथ। इट इज ए सिंथेटिक प्रोजेस्टिन। सिंथेटिक है कि नेचुरल पूछते हैं, सो आंसर इज सिंथेटिक। दूसरी बात, इसका फेल्योर रेट काफ़ी कम है। आपको केवल 52 याद करना है। 52 मतलब 52 टोटल होता है, जिसमें 5 ईयर वर्क करता है एंड पर डे 20 माइक्रोग्राम रिलीज होता है। ये बढ़िया है, क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका लो फेल्योर रेट है, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोजेस्टासाइड। इसमें आपको सिर्फ 38 याद करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इंडिकेशन। इंडिकेशन सबको पता है कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज होता है, जिसकी अच्छी बात क्या है, इट इज ए रिवर्सिबल। जब भी आपने निकाल दिया तो रिवर्सिबल हो जाती है प्रेगनेंसी। आप इसको सीजेरियन सेक्शन के बाद, एबॉर्शन के बाद या पोस्टमार्टम भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये LNJ-20 का फायदा है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड मेडिकल कंडीशन जहाँ पे OCP यूज नहीं होती, जैसे डायबिटीज में नहीं हो सकती, हाइपरटेंशन में नहीं हो सकती, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं हो सकती, तो उस जगह पे हम IUD यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या है इसकी? जैसे मैंने आपसे कहा, ब्लीडिंग इज द साइड इफेक्ट, बट वो जो प्रॉब्लम है ब्लीडिंग, वो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल IUCD के साथ यानी LNJ-20 के साथ नहीं है। पेल्विक पेन होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें पेन होता ही है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ PID। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप IUCD इंसर्ट करते हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पेशेंट को PID हो सकती है। PID होने के बाद में इसको रिमूव भी करना पड़ सकता है, कभी नहीं भूलना आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपसे OCP में बताया था कि OCP सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, थिक सर्वाइकल म्यूकस, जिसके कारण PID एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। लेकिन ये उल्टा है, IUCD में एंड OCP में यही डिफरेंस है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, प्रेगनेंसी है तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ही, पहली पंच लाइन है। PID, अगर PID है तो ऑब्वियसली हमें रिमूव करना पड़ेगा, या कॉन्ट्राइंडिकेशन तो होता ही है। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग यानी यूट्रस की प्रॉब्लम है, यूट्राइन एनोमलीज जैसे फाइब्रोइड यूट्रस की प्रॉब्लम है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि जब भी पेशेंट को PID होता है तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाते हैं, है ना। और PID क्यों होता है? IUCD के कारण, ऐसा हम मानते हैं अगर हमने IUCD इंसर्ट की है तो बेसिकली एक चैन है ना, इस चैन को हमें समझना होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। डिस्मेनोरिया कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, कभी मत भूलना, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ IUD। क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ हो रहा है? सो आंसर इज यूट्रस। सो यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है IUD। नाउ इट्स टाइम फॉर रिमूवल। प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली रिमूवल करना ही पड़ेगा। PID है, सीवियर इन्फेक्शन है तो भी रिमूवल करना, क्योंकि वो उसी वजह से हो रहा है। परसिस्टेंट रेगुलर ब्लीडिंग है यानी यूट्रस की प्रॉब्लम है तो भी रिमूव करना पड़ेगा। परफोरेशन है तो भी रिमूव करना पड़ेगा। डिजायर ऑफ प्रेगनेंसी है तो भी रिमूव करना पड़ेगा। सो दीज आर दी वेरी 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 वेरी, बहुत छोटा सा है, यहाँ से गलती होना मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब यही है। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। इंडिकेशन ऑफ रिमूवल, आसान क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंसर्शन, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में 2020 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया, लो प्रेगनेंसी रेट, आंसर इज LNJ। इजी क्वेश्चन जो मैंने आपसे बताया था। नाउ अगेन 21 में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हो। 21 के क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन कौन कौन से होते हैं? बहुत आसान है। देखो, लिपर लूप फर्स्ट जनरेशन है, कॉपर टी सेकंड जनरेशन है, मायरिना थर्ड जनरेशन है एंड 380 मीन्स सेकंड जनरेशन। सो इजी क्वेश्चन है बेसिकली। अगेन हम 21 में क्या और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 के अलावा?
55। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या पूछा गया है आपसे, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछे गए हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन ऑफ रिमूवल इज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम आईयूडी रीड करते हैं। सो अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंडिकेशन ऑफ रिमूवल, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ रिमूवल पूछा गया है। नाउ 24, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यूपीएससी मतलब रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, आपको टॉपिक पे पकड़ होनी जरूरी है। इसमें भी क्या पूछा गया है, इंडिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी, सिंपल सी बात है। अगेन क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 79, सो बेसिकली 2024 में इस टॉपिक से आईयूडी से 2 क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन आए ओसीपी से, यानी 4 क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक से आए। ये क्वेश्चन पूछा गया एलएनजी 20 के बारे में, वेरी इजी क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर आपने छोटे छोटे टॉपिक पे पकड़ बना ली तो आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। अगर यूपीएससी सीएमएस में कोई ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है तो वो ये है, 100% चांस है कि यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इन 5 सालों में 1 2 3 4 5 6 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस टफ टॉपिक। ये वन ऑफ द टफ टॉपिक मान लिया जाता है जिसे मैंने बहुत आसान बना दिया है। सो बेसिकली एमनोरिया प्राइमरी एंड प्राइमरी, तो एमनोरिया तो है ही, यूट्रस एब्सेंट एंड यूट्रस प्रेजेंट, इनका गेम है बस, ठीक है। सो एब्सेंट कहाँ का मिलता है, मुलेरियन एजेनेसिस में, जिसे एमआर के सिंड्रोम भी कहते हैं, एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम 24 में पूछा गया था, एआईएस एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, जिसे टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, भूलना नहीं है। यूट्रस प्रेजेंट को भी हमने क्लासीफाई किया है, एलएच एफएसएच नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज कभी मत भूलना, कॉलमैन सिंड्रोम में होता है। किसमें, कॉलमैन सिंड्रोम में। कॉलमैन सिंड्रोम का एक और खास बात होती है एनोस्मिया, ये हाइपोथैलेमिक फेल्योर के कारण ऐसा होता है, जो 23 में पूछा गया है। इसको फर्दर इजी बनाने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो कितनी बार पूछा गया है, हर साल ये किसी न किसी फॉर्म में, मतलब 15 साल में हर किसी फॉर्मेट में किसी न किसी रूप में पूछा गया है, राइट। सो अभी हम, ये सारे क्वेश्चन है वन लाइनर, अभी हम इसको और इजी बनाते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग 20 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस, ये विंडो मैंने बनाई है, आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। सो मुलेरियन एजेनेसिस एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो यूट्रस एब्सेंट होता है दोनों में, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नॉर्मल होता है, राइट। ये चीज़ आप कभी मत भूलना। अब पहले हम पढ़ते हैं मुलेरियन एजेनेसिस। ये एक फीमेल है, 46XX, ओवरी नॉर्मल होती है, इसमें केवल मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है, सिंपल सी बात है। तो ओवरी तो प्रेजेंट होगी, जब ओवरी प्रेजेंट है तो इसका मतलब सारी चीज़ें लगभग, इसमें प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट है, क्यों, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस फर्क सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सिलरी हेयर भी है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी है, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसमें नॉर्मल है। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एक पेशेंट है जिसमें ओवरी है, मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है, 46XX है, यूट्रस एब्सेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉर्मल है, तो आंसर इज मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस या एमआर के, जो कि हमें पूछा गया था 24 में यूपीएससी सीएमएस में। इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी इम्नोरिया, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 46XX, अल्ट्रासाउंड रिवील नॉर्मल ओवरीज, ट्यूब्स आर एब्सेंट, ट्यूब्स का मतलब हो गया मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है, तभी ट्यूब एब्सेंट है, राइट। व्हाट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, आंसर इज सी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये होता मेल है, राइट, ये होता मेल है बट दिखता फीमेल की तरह है। अगर आप बाई चांस आपको ओपीडी में मिल जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे ये लड़का है या लड़की है। इसमें होता क्या, अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता, इसलिए हेयर ग्रोथ नहीं होती है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक मेल है जिसका ऐसे है, अनडिसेंट टेस्टिस है, नॉर्मल ब्रेस्ट है, लेकिन प्यूबिक हेयर एब्सेंट है, आप इसको प्यूबिक हेयर से पहचान सकते हो, है ना, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर से आप पहचान सकते हो इस पेशेंट को, तो आपको समझ में आ जाएगा एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम है। नाउ इट्स टाइम फॉर दीज 3 सिंड्रोम। सबसे पहले सीवर सिंड्रोम, देखो ये
और एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम दोनों एक जैसे ही है, यानी दोनों मेल है। इसमें भी टेस्टिस की प्रॉब्लम है, बस फ़र्क इतना होता है इसमें एस्ट्रोजन भी काम नहीं करता, तो जिसके कारण क्या होता है, यूट्रस प्रेजेंट है, यही मेन डिफरेंस है, लेकिन ना तो इसमें ब्रेस्ट होती है, ना ही इसमें प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है AIS में एंड सीवर्ट सिंड्रोम में। नाउ टर्नर सिंड्रोम तो सबको पता ही है, 45XO है, स्ट्रीक ओवरी होती है, सेम यूट्रस प्रेजेंट है और ये तीनों ये एब्सेंट है, ब्रेस्ट एंड प्यूबिक एक्सिलरी हेयर भी एब्सेंट है। अगेन कॉलमैन सिंड्रोम 46XX मीन्स फीमेल है। इसमें क्या होता है, लो GnRH, बेसिकली हाइपोथैलेमिक फेल्योर के कारण होता है। क्वेश्चन बार बार आता है, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें एनोस्मिया मिलता है, तो आंसर इज कॉलमैन सिंड्रोम। सेम यूट्रस प्रेजेंट एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर एब्सेंट, सेम है, ये तीनों लगभग सेम है। अब देखो एक फंडा है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर किसकी वजह से बनता है, आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, आंसर इज एस्ट्रोजन। सिंपल सा फंडा है। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, यूट्रस इज एब्सेंट। अब यूट्रस एब्सेंट है, या तो ये मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस होगा या फिर एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम होगा। आगे चलते हैं, बोथ ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर वेल डेवलप्ड, इसका मतलब आंसर इज मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस, क्योंकि AIS में कभी भी प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर डेवलप नहीं होते। नाउ अगेन ये क्वेश्चन है, ए गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, इंग्वाइनल हर्निया, यूट्रस एब्सेंट। यूट्रस एब्सेंट है, या तो फिर मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस होगा या एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम होगा। आगे क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेनर 5, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन प्यूबिक हेयर टेनर स्टेज 1, इसका मतलब प्यूबिक हेयर डेवलप नहीं हुए, सो आंसर इज एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम। नाउ दो डिफरेंस है AIS में एंड सीवर सिंड्रोम में, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन जितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो ये जीनोटाइप आप ज़रूर याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो टर्नर सिंड्रोम में और नूनन सिंड्रोम में काफ़ी डिफरेंस पूछते हैं। टर्नर सिंड्रोम का IQ नॉर्मल होता है, बस इतना याद रखना, और नूनन सिंड्रोम में मेंटली रिटार्ड बच्चा होता है, राइट, भूलना ही नहीं है, मेंटली रिटार्ड बच्चा होता है। इसके साथ साथ ये XY और XX कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में केवल फीमेल होती है, ये मेन डिफरेंस है। पल्मोनरी स्टेनोसिस मिलता है, इसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल मिलता है, कंजेनाइटल कार्डियक डिफॉर्मिटी। टर्नर सिंड्रोम में लिम्फोडीमा, वेबनेक, स्ट्रीक ओवरी मोस्ट कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। लिम्फोडीमा तो काफ़ी बार पूछा गया, 19 में भी पूछा गया था। सिस्टिक हाइग्रोमा, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। सो शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल क्वेश्चन पूछा गया है CMS में, यानी चौथी उंगली छोटी मिलती है, इसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक क्वेश्चन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23 में पूछा गया। देखो दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को याद करने का तरीका क्या है, सब कुछ बड़ा एक्सेप्ट टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ दो आप, सब कुछ बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। या जैसे फॉर एग्जांपल GnRH डेफिशिएंसी मींस कॉलमैन सिंड्रोम, राइट। इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी टफ नहीं आएगा। अगेन कॉलमैन सिंड्रोम पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, आंसर इज कॉलमैन सिंड्रोम, राइट। इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। या इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। टॉल थिन एडोलेसेंस बॉय, ठीक है, टॉल है, उसकी हाइट ज़्यादा है। गायनेकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्टिस का मतलब है कहीं ना कहीं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह जा रहे हैं। हिज ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल इज अनडिटेचेबल, सीरम FSH LH लेवल एलिवेटेड, बिल्कुल सही बात है। लाइकली कैरियोटाइप, सो 47XXY, यानी हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। सो अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। नाउ अगेन आगे चलते हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, लार्ज टेस्टिस होते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा एक ऐसा पागल इंसान जिसके बड़े टेस्टिस हैं, बड़े ईयर है, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। नाउ इट्स टाइम फॉर एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग। एन्यूप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। इसके लिए हम डुअल टेस्ट करते हैं, ट्रिपल टेस्ट करते हैं, क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं। सो बेसिकली फंडा क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा जो एन्यूप्लॉइडी उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अब पूछते हैं भाई डाउन सिंड्रोम में ये पापा इंक्रीज होता है, हेपेटाइट HCG इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, USG में क्या फाइंडिंग मिलती है, अनकॉन्जुगेट E3 बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका मैंने एक फंडा बनाया कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउन 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 एक्सेप्ट
एससीजी एंड इनहिबिन। ठीक है, मतलब सब कुछ डिक्रीज होता है, सब कुछ डिक्रीज होता है एक्सेप्ट एससीजी एंड इनहिबिन। सिंपल सा फंडा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर नॉन इन्वेसिव, भी आजकल ट्रेंडिंग है, 24 में भी पूछा गया था और फिर पूछा जा सकता है। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, देखो ये अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है, इसमें ना सिंपल ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें होता क्या है, आफ्टर 10th वीक, 10th वीक के बाद में मैटरनल ब्लड लेते हैं और उसको फीटल डीएनए स्क्रीनिंग करते हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है एन्यूप्लॉइडी का। ये बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हाई निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने बोल दिया इस टेस्ट ने कि एन्यूप्लॉइडी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। 98% ये चांसेस है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं है ना। निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का यही मतलब है, राइट। अब अगर हमें कंफर्म करना है कि यार ये टेस्ट सही है गलत है, तो फिर हम इन्वेसिव प्रोसीजर में चले जाते हैं, मीन्स एम्नियोसेंटेसिस एंड सीवीएस कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग में। लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनआईपीएस ट्रेंडिंग टॉपिक है। सिंपल है, 10 वीक के बाद में मदर का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करो और उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि एन्यूप्लॉइडी है या नहीं है। बट दोस्तों एक बात आपसे कहूँ, ये जो विंडो है ना, ये आप ज़रूर ध्यान से याद कर लेना। ट्रिपल में क्या होते हैं, हे बडी हाउ आर यू, ऐसे आप, ये निमोनिक है। ट्रिपल प्लस इनहिबिन ए, इनहिबिन ए क्वाड्रुपल टेस्ट में इंक्लूड होता है। दूसरी बात ये, यहाँ पे न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होती है 3 mm, ठीक है, और यहाँ पे न्यूकल फोल्ड थिकनेस होती है, तो बोथ आर डिफरेंट। यहाँ 3 mm है, यहाँ 6 mm है, ये बेसिक डिफरेंस है, यहाँ भूलना ही नहीं है आपको। एब्सेंट नेजल बोन है, शॉर्ट फीमर एंड ह्यूमरस, ऐसा इसमें देखने को मिल सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके बाद में देखो डाउन सिंड्रोम है। निमोनिक क्या बताया, देखो 3 ट्राइसोमी होती है जो मोस्ट कॉमन है, डाउन एडवर्ड पटाउ, डाउन एडवर्ड पटाउ, यानी 21, 18, 23 की एन्यूप्लॉइडी होती है। तो जितनी भी ऑल ट्राइसोमी हैव 2M, 2M का मतलब क्या हुआ, माइक्रोकेफली एंड मेंटल रिटार्डेशन, तीनों में ये कॉमन फीचर मिलता है। डाउन सिंड्रोम का निमोनिक आप याद कर लेना। अभी 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। रिस्क इज 100% इफ आइदर पेरेंट इज कैरियर ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इन बिटवीन 21, ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर आएगा, इट्स नॉट ए बिग डील। नाउ ट्राइसोमी 18 का ESR से निमोनिक आप याद कर लो, क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अगेन। सो एन्यूप्लॉइडी एंड क्रोमोसोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। नियोनेटल रिससिटेशन, आपको पता है अगर बच्चा 1 मिनट में नहीं रोया तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक सेरिब्रल पैल्सी, डिलेड माइलस्टोन। कितने सारे बच्चे हैं जो रिहैब में सफ़र कर रहे हैं। कहते हैं 1 मिनट मतलब गोल्डन मिनट, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके साथ में ट्रॉमा ऑफ 100 ईयर, 100 साल तक वो इंसान सफ़र करता है, उसकी फैमिली सफ़र करती है। सो न्यूनेटल रिससिटेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स ए इमोशनल टॉपिक। इसके बारे में जानकारी रेदर देन एग्जाम पता होनी ज़रूरी है। सो अगर विद इन 1 मिनट पैदा होती बच्चा रो रहा है तो रूटीन केयर करो। रूटीन केयर क्या होती है, कोड कट करनी है 1 to 3 मिनट, पूछते हैं कब कट करना होता है कोड, तो 1 to 3 मिनट, दिस इज द आंसर। इसके अलावा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट सब नॉर्मल बात है। अगर बच्चा नहीं रोया तो कोड को इमीडिएट कट करना है, वार्मर हीटिंग करनी है, पहले माउथ सक्शन करना है, देन नोज MN, आप निमोनिक याद कर लो, पूछते हैं नोज करते हैं माउथ करते हैं, तो आंसर इज MN, पहले माउथ देन नोज, सिंपल सी बात है। नाउ कम टू क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछते देखो। अगर बच्चा नहीं रोया तो हमें देखना है हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 100 से कम है, ठीक है, कितने से, 100 से, तो सीधा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कहाँ नहीं करते, CDH में, हर्निया में नहीं करते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है बैग एंड मास्क का। लेकिन बैग एंड मास्क करने के बाद भी अगर चेस्ट मूवमेंट पुअर है, मतलब आपको आउटकम नहीं मिल रहा, तो आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारी गलती है, वो 3-4 चीज़ें क्या है। सबसे पहले MR सोपा हमें करना होता है। MR मतलब मास्क एडजस्टमेंट, हो सकता है हमने जो मास्क लगाया है वो गलत हो, ठीक है। रिपोजिशन, सक्शन माउथ देन नोज, ओपन माउथ, प्रेशर इंक्रीज, एयरवे ऑल्टरनेट, तो ये 4-5 चीज़ें हमें अपने एंड पे चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी गलती है। दूसरी बात, हम बैग एंड मास्क में क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, किसके थ्रू, मास्क के थ्रू, ऑक्सीजन देते हैं एक तरह से। तो अगर 35 वीक से ज़्यादा बेबी है तो 21% ऑक्सीजन देते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर
35 वीक से छोटा बच्चा है तो हमें अराउंड 30% ऑक्सीजन देनी होती है। क्वेश्चन दोनों पूछे गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद क्या करना है, जब भी हम सक्शन करते हैं पहले माउथ सक्शन करते हैं देन नोज, एमएन, भूलना नहीं है ये बात। अब क्या हुआ, हमने एमआर सोपा किया और अभी भी हमारा आउटकम नहीं आ रहा। हार्ट रेट 100 था पहले, अब धीरे धीरे कम होते हुए लेस देन 60 आ गया है। तो लेस देन 60 आने का मतलब है अब हमें बैग एंड मास के साथ में चेस्ट कंप्रेशन भी देना है। बच्चों में 3:1 का रेशियो लेते हैं, अभी इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, खूब सारे आए हुए हैं। उसके बाद भी चेस्ट कंप्रेशन और बैग एंड मास के बाद भी अगर बच्चों को फायदा नहीं हो रहा, हमारा कोई आउटकम नहीं आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर हमें एडीआर देना पड़ता है, एड्रेनालिन। कितना देते हैं ये क्वेश्चन है। रूट क्या होता है ये क्वेश्चन है। रूट होता है अम्बिलिकल वेन। कितना देते हैं, 1:10,000 के रेशियो में देते हैं। अभी बनता कैसे है, बनता ऐसे है कि 1 ml आपने एडीआर ले लिया प्लस 9 ml आपने नॉर्मल सलाइन लिया। एक ही सिरिंज में जब आपने उसको मिक्स किया, एडीआर कितना आता है एम्प्यूल में, 1:1000 के रेशियो में आता है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको 9 ml से डाइल्यूट किया तो अब इसका रेशियो हो गया 1:10,000। सो बस एक ही बात याद रखनी है कि हमें जो मार्केट में मिलता है वो 1:1000 के रेशियो में मिलता है एम्प्यूल में, लेकिन हम उसे डाइल्यूट करके इतना बना लेते हैं, यानी 10,000 के रेशियो में, राइट। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या करना है। अम्बिलिकल वेन कभी मत भूलना, ये मिलनी बहुत आसान होती है बच्चों में। अम्बिलिकल वेन लो और आईवी 1:10,000 के रेशियो में बच्चे में इंसर्ट करो तो बहुत फायदा मिलता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट विंडो इस पूरे न्यूनेटल रिससिटेशन की क्या है, रेशियो। देखो अगर न्यूनेट्स की बात करें तो 3:1 का रेशियो है, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन एंड बैग एंड मास का। इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में 30:2 का है अगर 1 रेस्क्यूअर है। ये सीधी सीधी लाइन है। अगर मोर देन 1 है तो 15:2 का रेशियो है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15:2 का कब है, जब मोर देन 1 रेस्क्यूअर है। ऑब्वियसली अगर एक है तो एक हाथ से पहले वो चेस्ट कंप्रेशन करेगा, फिर भाग के जाएगा, सांस देगा, तो इसलिए 30:2 का रेशियो होता है। इधर क्या है, अगर 2 है तो एक तो चेस्ट कंप्रेशन दे ही रहा है और दूसरा बैग एंड मास में लगा हुआ है। नाउ अगर सिंपल क्वेश्चन है भाई एडल्ट में बताओ तो 30:2 का, अगर किसी ने पूछा नहीं है 1 रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर है, तो आंसर इज वेरी सिंपल। अब देखो सीएमएस में क्या क्वेश्चन पूछे, पूछे तो काफी गए हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट पड़ा हुआ है, ट्रेन रेस्क्यूअर था वहां पे, उसने देखा, रेशियो पूछा गया सिंपल, तो आंसर 30:2, यानी इस क्वेश्चन की बात हो रही है। कुछ और क्वेश्चन है, अगर बच्चे का हार्ट रेट लेस देन 60 है तो हमें ऑब्वियसली आंसर इज सी। चेस्ट कंप्रेशन वो कब करेंगे, अगर हार्ट रेट, ये इंडिकेशन है बेसिकली। इंडिकेशन क्या है कि अगर लेस देन 100 है हार्ट रेट तो बैग एंड मास वेंटिलेशन करना पड़ता है, अगर लेस देन 60 है तो बैग एंड मास के साथ में चेस्ट कंप्रेशन भी करना होता है। रेशियो कितना होता है बच्चों में, 33:1 का, राइट। और अगर एडल्ट की बात की जाए तो 30:2 का है। अगर 1 रेस्क्यूअर है, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 का रेशियो होता है। सिंपल सा, ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछे गए। ऑक्सीजन हमें 21% देनी होती है, अगर 35 से छोटा बच्चा है वीक्स का तो 30% ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और अगर 35 से ज़्यादा का है तो 21% ऑक्सीजन देनी होती है। वेरी इजी। नाउ निडल स्टिक इंजरी, एनएसआई। अगर आप हॉस्पिटल में हैं और कोई भी आपका डेजिग्नेशन है तो एनएसआई आना बनता ही है, ज़रूरी है, आप बच ही नहीं सकते। कभी न कभी आपको एनएसआई होनी ही है, सबको होती है, सर्जन को तो होती ही रहती है, वेरी कॉमन। सो ड्यूरिंग रिकैपिंग ऑफ नीडल होती है, ऑब्वियसली सारा काम करने के बाद में जब आप रिकैप करोगे तभी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाउ टू प्रिवेंट, मैं तो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप यूट्यूब पे देखना, सिंगल हैंडेड स्कूप टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सेफ टेक्निक है। मोस्ट कॉमन साइड नॉन डोमिनेटिंग इंडेक्स फिंगर, नॉन डोमिनेटिंग भूलना नहीं, ठीक है। तुरंत क्या करना है, वॉश करना है और रिपोर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया आर स्टेडियम में एक निमोनिक भी बताया था इम्यूनोग्लोबिन्स का, तो जो भी हमें करना है विदिन 72 आवर्स में करना है। 72 आवर्स के बाद में कोई फायदा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रिवेंशन नहीं होता, जो होना है इसी के बीच में होना है। इसलिए एनएसआई में तुरंत इमीडिएट एक्शन हमें लेना है, राइट। सो एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अब देखो 3 खतरे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो एससीवी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी।
तो हेपेटाइटिस बी की तो कोई भी वैक्सीन है नहीं, या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की है और एचआईवी की है। तो एचआईवी में क्या करते हैं, 28 डेज के लिए, 28 दिन के लिए, 28 डेज यानी 4 वीक्स एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप आपको टेड खानी है, टीईडी, ये इसकी डोज है, ठीक है। और बहुत नोजिया वोमिटिंग भी होता है इसको खाने के बाद में, तो इसलिए कोई भी आप एंटासिड खा सकते हो इसके साथ में। तो ये तो हो गया एचआईवी के लिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। नाउ हेपेटाइटिस बी के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या अपने स्टाफ होते हैं, आजकल तो ये है कि आप हॉस्पिटल में तभी काम कर सकते हो जब आपने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लिया हुआ है, यानी 016 3 डोज होती हैं, सबको पता होगा। तो अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप अलाउड हो हॉस्पिटल में काम करने के लिए। इसलिए आफ्टर निडल स्टिक इंजरी सबसे पहले वैक्सीनेशन स्टेटस जानना होता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाननी होती है, टाइटर हेपेटाइटिस बी का हमारी बॉडी में, टाइटर मतलब एंटीबॉडीज। तो अगर 10 से ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट अगर टाइटर लेस देन 10 है तो उस केस में बूस्टर देना होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देनी होती है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है ये काफ़ी महंगी आती है, इसकी डोज है, और ये बस एक ही बार कैलकुलेट करके वेट के अकॉर्डिंग देनी होती है। हेपेटाइटिस सी का आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि निडल स्टिक इंजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एचआईवी। सो अब देखो, आप देखो एक यंग मेडिकल स्टूडेंट है, वाइल वर्किंग इन एचआईवी वार्ड गॉट प्रिक्ड एक्सीडेंटली। तो मान के चल रहे हैं कि उस पेशेंट को एचआईवी होगा क्योंकि एचआईवी वार्ड में काम कर रहा था, या इसमें ये भी लिखा हुआ है कि स्टेटस इज नॉट नोन, मतलब पेशेंट का स्टेटस पता नहीं है। तो एचआईवी हो भी सकता है प्लस माइनस, बट क्योंकि वार्ड में काम कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो इस केस में क्या है, देखो कोई भी निडल स्टिक इंजरी हुई है उसमें हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और एच हेपेटाइटिस बी, इन तीनों का खतरा होता है। एचसीवी का आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होती नहीं है हेपेटाइटिस सी की, तो इसे हम हटा देते हैं। अब एचआईवी और हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। तो एचआईवी में तो आपको टेड देना ही है ना, फॉर 28 डेज एवरी डे, सोने से पहले लेना ही है एंटासिड के साथ, बहुत नोजिया होता है इसमें। हेपेटाइटिस बी के लिए क्या करेंगे, आप टाइटर कराओगे पहले। अगर टाइटर 10 से ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना, अगर 10 से कम है तो फिर आपको बूस्टर के साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देनी है। तो बेसिकली कुल मिला के क्या है, इसने पूछा है हमें अभी क्या करना है, तो अभी का आंसर है सी, मतलब टेड आपको देना है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन भी अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है कि टेड के साथ में हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना है क्या, तो आंसर है नहीं, पहले तो हमें टाइटर कराना पड़ेगा ना, तो इसीलिए तो टेड प्लस आईजी टाइटर, ये इसका बेटर आंसर है। सो आंसर इज सी, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना आप किसी को भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा दोगे विदाउट नोइंग स्टेटस, आपको पहले जानना पड़ेगा स्टेटस, तभी आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाना है, क्योंकि महंगी आती है। और महंगी की बात नहीं है, अननेसेसरी अगर टाइटर पूरे हैं तो क्यों लगानी है। नाउ वेरी गुड क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है पीईपी फॉर एचआईवी कितने दिन के लिए देते हैं, तो एआरटी देते हैं, यानी ऑब्वियसली टीडी, यानी टीडी मीन्स 3 एआरटी फॉर 4 वीक्स। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिलेड इम्यूनाइजेशन और वी कैन से कैचअप इम्यूनाइजेशन। पहले पूछते थे बताओ शेड्यूल बताओ इम्यूनाइजेशन का, नाउ इट्स टाइम फॉर कैचअप। कैचअप का मतलब होता है कि अगर बाई चांस हम भूल जाएं कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन देना था तो अब क्या देना है, मतलब कहने का मतलब है अनइम्यूनाइज चाइल्ड को किस एज पे क्या देना होता है, दैट इज कॉल्ड कैचअप इम्यूनाइजेशन। अब ये 3 तरह के सिनेरियो पूछे जाते हैं जो कि बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 18 मंथ पे कोई बच्चा आया, उसने पहले कभी वैक्सीन नहीं ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 5 ईयर पे क्या करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3, मोर देन 5 ईयर पे क्या करना है। बहुत सिंपल सा वंडा, कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो सबसे पहली बात, नो नीड टू गिव बीसीजी या बीपी राइज, इसका निमोनिक बनाया है। बीपी मीन्स बीसीजी, बी फॉर हेपेटाइटिस बी एंड पी फॉर पेंटा, एक ही बात है, हेपेटाइटिस बी में पेंटा में हेपेटाइटिस बी होता ही है। आर फॉर रोटावायरस। सो आफ्टर 1 ईयर बीपी राइज नहीं देते हैं, पहली बात, बिल्कुल आसान हो गया। अब देते क्या है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर देते क्या है, आंसर इज डोम्यू, DOMEA, इससे आसान हो ही नहीं सकता। डी फॉर डीपीटी, ओ फॉर ओपीवी, एम फॉर मीजल,
Japanese encephalitis and vitamin A. So these are the 5 वैक्सीन जो हम आफ्टर 1 ईयर दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना सही है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021, इसमें पूछा गया 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो उसमें क्या दे सकते हैं? तो बीपी राइस नहीं देना है, क्या देना है? DOMEA, डोमियो मीन्स डीपीटी देना है एंड मीजल वैक्सीन देनी है। सो 2-4 इज द आंसर। पैसिव इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 24 में रेबीज पे क्वेश्चन आया था, राइट। सो क्या निमोनिया के एक्टिव पैसिव का मतलब है वैक्सीन भी दे रहे हैं पेशेंट को और इम्यूनोग्लोबिन्स भी दे रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी एट द सेम टाइम। सो कहाँ देते हैं? रहना है तेरे दिल में। रेबीज, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, डिप्थीरिया, मीजल, इन पांचों में ऐसा करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में खास बात बता दो, विद इन 72 आवर्स अगर देंगे तो ये अच्छा काम कर, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी इम्यूनोग्लोबिन्स दे दो। कोई पेशेंट आपके पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए, कुत्ते ने काटा था मुझे, अब मैं क्या करूं? तो उसको इम्यूनोग्लोबिन नहीं देना, कोई यूज ही नहीं है। 72 आवर्स के बाद 7 दिन तक भी दे सकते हैं, बट जो अच्छे बेस्ट रिजल्ट है वो विद इन 72 आवर्स ही मिलते हैं, और 10 दिन बाद तो कोई फायदा ही नहीं है देने का। सो आरएस स्टेडियम हमें पढ़ना है 1 बाय 1। सबसे पहले टेटनस। टेटनस के 4 केस है, चारों पूछे गए हैं, आपको जरूर पढ़ने हैं। कब आपको TIG में इम्यूनोग्लोबिन देना है, केस 3 केस 4 आप जरूर पढ़ लेना। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई है, इसका स्पोर गामा रेडिएशन से किल हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इमरजेंसी में देखा होगा, RTA का पेशेंट है, डॉग बाइट का पेशेंट है, या कुछ भी ट्रॉमा का पेशेंट है, या किसी कोई भी आपके पास वुंड लेके आएगा, सबसे पहले क्या बोलते हैं? भाई टीटी लगवा लो, क्योंकि डायरेक्ट इनोकुलेशन इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि जब लेस देन 1 केस पर 1 लाख लाइव बर्थ होगा तब मानेंगे कि न्यूनेटल टेटनस एलिमिनेशन प्रोग्राम काम कर रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस। यू कैन सी 5 साल में इतने सारे क्वेश्चंस इस छोटे से टॉपिक से आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले रेबीज वायरस को लाइसा वायरस टाइप 1 इज द मोस्ट स्पेसिफिक, 24 में पूछा गया, यानी 24 में 2 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। कैटेगरी 1, 2, 3 क्या होता है? कैटेगरी 1 का मतलब है इंटैक्ट स्किन, डॉग आया उसने आपकी जीभ से चाट के चला गया, दैट इज लिकिंग। नाउ कैटेगरी 2 मीन्स एब्रेजन, खून नहीं निकला, छोटा मोटा स्क्रैच लग गया, कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 में क्या? ब्लीडिंग, पेशेंट आया, आप पूछे खून निकला वो, और आपको दिख रहा है खून निकलता हुआ, तो जहाँ भी ब्लीडिंग हो रहा है मतलब कैटेगरी 3 है। सिंपल सा फंडा है। या कोई वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या है कि आप किसी जंगल में गए और जंगल का कोई भी जानवर काट ले तो समझ जाओ कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 में ऑलवेज गिव RIG, इम्यूनोग्लोबिन्स। जैसा मैंने आपसे कहा, जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो विद इन 72 आवर्स बढ़िया काम करती है, 7 दिन तक भी दे सकते हैं, बट उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे सिनेरियो मैंने लिखे हुए हैं कि विद इन 72 आवर्स अच्छा होता है, 7 डेज़ तक दे सकते हैं, बट अगर कोई पेशेंट आपके पास में 15 दिन पे आ रहा है तो कोई फ़ायदा देने का कोई फ़ायदा नहीं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है विद इन 72 आवर्स, बस आपको इतना अपने दिमाग में बैठाना है, सीधी सी बात है। कभी भी आपको वुंड क्लोज नहीं करना है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि डॉग बाइट हुआ, डॉक्टर ने वुंड क्लोज कर दिया, क्योंकि क्या फ़ायदा है? फिर जो इन्फेक्शन है या जो रेबीज़ वायरस है, लाइजा वायरस है, वो उसमें अंदर ही रहेगा और वहाँ से ग्रो अप हो जाएगा। सो इसलिए आपको कभी भी वुंड क्लोज नहीं करना है, हमेशा डिलेड सूचर करना है, 15 से 20 मिनट तक वॉश करना है। अब देखो मैनेजमेंट कैसे है। कैटेगरी 3 में RIG देना ही है, एंड कैटेगरी 2 और 3 में हमें वैक्सीन देना है, यानी ARV। कैटेगरी 1 में वैक्सीन नहीं देना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैटेगरी 1 में वैक्सीन देते हैं, नो। कैटेगरी 1 में रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैटेगरी 3 में RIG देते हैं और 2-3 में वैक्सीन देते हैं। वुंड मैनेजमेंट तो करनी है, जैसे पेशेंट आया उससे बोलो कि टैप वाटर में 15 से 20 मिनट आपको अपना वुंड वॉश करना है, करना ही है। ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, वुंड मैनेजमेंट। उसके बाद में अब वैक्सीन देते कैसे हैं? वैक्सीन देते कैसे हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स कैसे देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स कुछ भी नहीं करते, जहाँ पे वुंड है एक तो वहाँ उसके अराउंड लगा दो अगर वुंड बड़ा है, और IM रूट होता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फंडा है RIG देने का। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई कैसे देते हैं, तो IM देते हैं और वुंड के अराउंड देते हैं, RIV। फिर नाउ कम टू ARV।
रेबीज वैक्सीन। इसमें ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें थाईलैंड जाना पसंद है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। थायरेज़िम इंट्राडर्मल। क्यों इंट्राडर्मल अच्छा है? सिर्फ 4 बार ही डॉक्टर के पास जाना है। 2 साइड इंजेक्शन है। 2 साइड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आधी डोज एक कंधे पे लगा दी, दूसरी शोल्डर पे दूसरी डोज लगा दी, यानी एक तरह से एक इंजेक्शन को हम 2 जगह लगाते हैं, यानी 2 साइड इंजेक्शन है। यानी 4 विजिट में हमें 8 डोज मिल रही है। 0, 3, 7, 28 यानी केवल 4 बार ही पेशेंट को आना है। अगर आप देखेंगे एसएन रेजिम में, यानी जो कि इंट्रामस्कुलर है, इसमें 0, 3, 7, 14, 28 यानी 5 टाइम्स पेशेंट को आना पड़ता है हॉस्पिटल। तो थायरेजिम में क्या अच्छी बात है, एक तो ये इंटरडर्मल है। इंटरडर्मल ऑलवेज बेटर है, क्यों? क्योंकि 2 साइड इंजेक्शन है। दूसरी बात, ये इंटरडर्मल की डोज भी कम होती है, तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट भी कम होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2 साइड है, दोनों शोल्डर पे लगता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पेशेंट को 4 ही बार हॉस्पिटल आना है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नाउ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरआईजी इज नॉट ट्रू। क्या गलत है ये पहचानना है। तो इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड वंस, सही बात है। आरआईजी के बारे में खास बात क्या है, या कोई भी पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में क्या खास बात है। आर स्टेडियम जो मैंने आपको निमोनिक बताया है, आपको एक ही बार देना है, बस एक बार दे दिया, बात खत्म। बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर इवन री एक्सपोजर हो रहा है, री एक्सपोजर का मतलब क्या है कि दोबारा से कुत्ते ने काट लिया, तब भी आप डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब मेरे पहले आरआईजी लग गया था, अब आप मत लगाओ। री एक्सपोजर में क्या ट्रीटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 0-3 पे वैक्सीन लगानी है, यानी 2 बार हॉस्पिटल आना है, लगवा के अपने घर जाओ, नो नीड ऑफ आरआईजी। सो बहुत अच्छी लाइन है, अच्छा लगा इसको पढ़ के। इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑल अराउंड वुंड साइट एंड लोकल साइट। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे भी वुंड है, मान लो यहाँ पे वुंड है, तो इसमें भी लगाना होता है आरआईजी, क्योंकि हम 2 तरह से लगाते हैं, एक तो लोकल साइट होती है, प्लस दूसरा आईएम इंट्रामस्कुलर रूट तो होता ही है, तो दोनों तरह से आरआईजी को लगा सकते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 4, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टिल 15 डेट आफ्टर द डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन। ना, ये गलत है। मैंने जैसे आपसे कहा 72 आवर्स में लगाना होता है, 15 दिन पे लगाने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है यूपीएससी सीएमएस में। नाउ इट्स टाइम फॉर मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इज लाइजा वायरस सीरोटाइप 1। वाओ, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, आपको करके अच्छा लगेगा। इसमें क्या है, डॉग बाइट ऑन द अनकवर्ड सरफेस ऑफ लेग, ठीक है, माइनर एब्रेजन विदाउट ब्लीडिंग, मतलब दिस इज द कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 का मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट जैसी इमरजेंसी में आया, आपने टीटी तो देना ही है, ऑब्वियसली वुंड मैनेजमेंट करना है। वुंड मैनेजमेंट का मतलब पेशेंट से बोलो जाओ 15 मिनट तक टैप वाटर में साबुन पानी से हाथ धोने हैं, तो धोने हैं, करना ही है किसी भी कैटेगरी में। कैटेगरी 2 में एआरवी तो देते ही हैं, लेकिन आईजी नहीं देते। सो लोकल वुंड मैनेजमेंट करना है, दिस इज ट्रू। कैटेगरी 1 नहीं है, कैटेगरी 2 है, सो पहला रॉन्ग हो गया। इमीडिएट वैक्सीनेशन यस, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज ये गलत है। तो 2 एंड 3 परफेक्टली फाइन। नाउ अगेन 24 में भी वाओ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजू 6-year-old बॉय स्क्रैचेस बाय द डॉग, ब्लीडिंग हो रही है, जहां भी ब्लीडिंग शब्द है मतलब कैटेगरी 3। मैंने आपसे बताया था कैटेगरी 3 थे, वो कैसे मैनेज करेंगे, टीटी तो सबसे पहले देंगे, वुंड मैनेजमेंट करेंगे। वुंड मैनेजमेंट का मतलब आपको पता ही है, ए आर वी प्लस आई जी। सो सी इज द आंसर। वुंड वॉश करना है, ए आर वी देना है एंड आई जी देना है। इसमें कहीं टीटी की बात नहीं कर रहे, बट टीटी देते हैं जनरली ना, कोई भी। इवन बहुत अब तो ट्रेंड है कि आरटी का पेशेंट हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, बाहर बच्चा खेल रहा हो, उसे चोट लग गई हो, कुछ भी हुआ हो, कहीं कहते हैं ना जंग लोहे से बच्चे को चोट लग गई है, कुछ भी हो गया है, तो टीटी तो देना ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉग बाइट। आप देखो छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन 3-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। नाउ इट्स टाइम फॉर हेड इंजरी। हेड इंजरी से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी सीएमएस में। अगर आप इन 5 सालों में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। सो लेट्स स्टार्ट हेड इंजरी। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो एनी पेशेंट केम विद
RTA। ट्रॉमा का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, ब्रूजेस ओवर लेफ्ट मेस्टोइड प्रोसेस, मतलब बैटल साइन है ना, इसे तो बैटल साइन बोलते हैं कि ब्रूजेस ओवर लेफ्ट मेस्टोइड प्रोसेस, इसका मतलब फ्रैक्चर ऑफ स्कल बेस यानी हेड इंजरी है। सो हेड इंजरी के पेशेंट को इमरजेंसी में कैसे ट्रीट करना है, कैसे पहचानना है, बस इसी पर ही क्वेश्चन आता है, राइट। सो आपको मिड लाइन शिफ्ट मिलेगा। इसके साथ में हेड इंजरी के पेशेंट में ऑलवेज कीप इन माइंड कि बीपी इंक्रीज होता है, इसी को ही हम कुशिंग ट्रायड बोलते हैं, मीन्स TBI, T फॉर टेंशन, B फॉर ब्रेडिकार्डिया, I फॉर इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हेड इंजरी में बीपी इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हेड इंजरी में आपको हाइपोटेंशन मिल रहा है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब ये या तो पेशेंट को एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, या थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है, या पेल्विक फ्रैक्चर भी है अलोंग विद हेड इंजरी, क्योंकि हेड इंजरी में मैक्सिमम टाइम आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी विल रेज, बट अगर हाइपोटेंशन मिल रहा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ या तो एब्डोमिनल इंजरी है, थोरेसिक ट्रॉमा है, या पेल्विक इंजरी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बैटल साइन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन यूपीएससी CMS 2024-22 और पहले भी पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने केवल 5 साल के पेपर बनाए, तो आपको उसमें बता रहा हूँ कि कितना वेटेज है कि 5 साल में 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। CSF लीक। अब देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। इन शॉर्ट सब कुछ करना है, लेकिन लंबर पंचर नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। ऑब्वियसली यार, हेड इंजरी में आप क्यों करोगे लंबर पंचर, कभी नहीं करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट में ABC करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन करना ही होता है। ट्रॉमा के पेशेंट में ABC, हम ATLS और हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ते ही हैं, ये करना ही होता है। सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन करते हैं, हेड एलिवेट करते हैं 30 डिग्री पे, कभी मत बोलना 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। मैनिटोल एंड हाइपरटोनिक सलाइन यूज करते हैं। नेवर डू लंबर पंचर, कभी नहीं करना होता। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। अब आप देखो 2020 में क्वेश्चन है मिड लाइन शिफ्ट, आंसर इज हेड इंजरी। दोस्तों ये जो बुक है ये नेविगेटरी बुक है, आप इससे बहुत इजीली जंप कर सकते हो फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम फॉर 21 में क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। हेड इंजरी का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, RTA। आफ्टर द एग्जामिनेशन पेशेंट इज कॉन्शियस विद GCS 14। GCS 14 है मतलब सब कुछ ठीक है, पेशेंट के वाइटल स्टेबल है। GCS पर भी दोस्तों 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सो GCS भी आपको भी पढ़ना पड़ेगा इसके बाद, वो छोड़ना ही नहीं है आपको। ब्रूजेस ओवर बिहाइंड द राइट ईयर यानी बैटल साइन। बैटल साइन का मतलब है फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, सॉल्व हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर अगेन 37 नंबर पे क्वेश्चन है, एंड देन 22। इसमें सीधा सीधा GCS पूछा है, अभी मैं आपको GCS पढ़ाऊंगा, बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। GCS पर भी दोस्तों 1 2 3 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हेड इंजरी तो है ही, GCS भी आपको पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाइपोटेंशन इन अनकॉन्शियस हेड इंजरी, तो क्या रीजन हो सकता है? आंसर इज या तो एब्डोमिनल ट्रॉमा या चेस्ट ट्रॉमा है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हेड इंजरी में जनरली बीपी रेज करता है, बट अगर आपको बीपी डाउन मिल रहा है इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ, या तो एब्डोमिनल इंजरी है, या चेस्ट इंजरी है, या पेल्विक इंजरी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा है। नाउ अगेन 23 में क्वेश्चन आया GCS पे, आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताया मैंने पूछे जा चुके हैं। एंड नाउ 24, 2024 में भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया है कि ब्रूजेस ओवर लेफ्ट मेस्टोइड प्रोसेस, एक लाइन से पता चल रहा है कि फ्रैक्चर है स्कल बेस का। सो हेड इंजरी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, आपको पहचानना आना चाहिए, और क्या नहीं करते कभी, लंबर पंचर कभी नहीं करते। नाउ इट्स टाइम फॉर GCS, क्योंकि GCS के बिना हम हेड इंजरी को कंप्लीट नहीं मानते। सो GCS स्कोरिंग आपको आनी चाहिए, EVM आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, मिनिमम 3 होता है। इमरजेंसी में जब पेशेंट आएगा हेड इंजरी का, यानी उसे हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं, तो इसके बेसिस पर ही आपको फर्दर ट्रीटमेंट देना होता है। सो अगर 13 to 15 है स्कोर, मतलब माइल्ड इंजरी है। मॉडरेट 23 में पूछा जा चुका है, एंड सीवियर इंजरी को 3 to 8
स्कोर में हम लाते हैं, मतलब 3 to 8 का मतलब है आपको इंटूबेशन पेशेंट को करना पड़ेगा। सो जीसीएस स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक, स्कोर फॉर पेनक्रिएटाइटिस। इतना छोटे टॉपिक से आप देखो इन 5 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। ग्रैब, ग्लासगो कोमा, रेंसन, अपाचे, बाल्टाजार, ये चारों स्कोर फॉर पेनक्रिएटाइटिस होता है। कंफ्यूज नहीं होना मॉडिफाइड ब्लैचफोर्ड स्कोर से, इट इज फॉर अपर जीआई ब्लीड, राइट। अब इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंसन स्कोर। कैसे याद करना है? ऑन एडमिशन एंड विद इन 48 आवर्स। ये रैपिड रिवीजन है, बहुत फास्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन एडमिशन एंड विद इन 48 आवर्स। ऑन एडमिशन हम कैसे याद करें? गालो। विद इन 48 आवर्स बच्चों। गालों में ग्लूकोज, एज, एलडीएच, एएसटी, डब्ल्यूबीसी, एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। मैटर ही सॉल्व हो गया है ना, हमें सोचना ही नहीं है। जहां भी आपको दिखे डिक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट वही ऑप्शन है। नाउ कम टू विद इन 48 आवर्स। इसमें क्या है? एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सेप्ट कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। इन दोनों के अलावा सारी चीजें इंक्रीज हो रही है। जैसे बेस है ना, बेस आपको याद करना है। बेस डेफिनेशन BASE मीन्स 4 आ गया है ना, ऑब्वियसली BASE में 4 शब्द है तो 4 हो गया। ब्लड में 5 शब्द है तो यानी नाइट्रोजन 5 आ गई। कैल्शियम तो कम ही हो रहा है, ठीक है। हिमेटोक्रिट में कितना आता है? हिमेटोक्रिट HEMATOCRIT मीन्स 10। तो हिमेटोक्रिट भी का फॉल इंक्रीज हो रहा है। हिमेटोक्रिट डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसका जो फॉल का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज इज गोइंग टू इंक्रीज, बस ये कंफ्यूजन है। इसके बाद में ऑक्सीजन सैचुरेशन तो कम होना ही है। तो विद इन 48 आवर्स में एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सेप्ट कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बस इस छोटी सी लाइन से आपके क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाले। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पुअर मार्कर इन एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस? एल्डरली यस, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी सही बात है, लो सीरम कैल्शियम सही बात है, फोर्थ का कोई लेना देना है नहीं, रेंसन क्राइटेरिया। सो आंसर इज ABC। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2022। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर सिस्टम यूज्ड टू असेस द सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस? तो आंसर इज ग्रैब, GRAB से आप सॉल्व कर लो। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीलिएक डिजीज। अब सीलिएक डिजीज छोटा सा टॉपिक है लेकिन 5 साल में से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए, हर साल पूछे गए हैं, 21, 21, 23, 24। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सीलिएक डिजीज। इट इज ए ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। ग्लूटीन सेंसिटिव मतलब आपको क्या नहीं खाना? BROW, बार्ले, राई, ओट, व्हीट नहीं खाने। इट इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। क्या इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है? एट्रॉफी ऑफ विल्लाई हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण डैमेज हो जाता है एंड डायरिया, वेट लॉस एंड माल एब्जॉर्प्शन जैसे हमें सिम्टम मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है? इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद HLA, DQ2 एंड पहले 28 से आप याद कर लो, सिंपल सी बात है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इसका एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होता है, यानी स्किन लीजन होता है। सो 5-6 बातें आप जरूर याद कर लो। जब भी हम डायग्नोसिस करेंगे तो क्लिनिकल इवेल्युएशन तो करते ही हैं सारी डिजीज का ऑब्वियसली, एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट में IgA, एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज भी, यानी एंटी TTG भी हम देखते हैं IgA के साथ, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एंटीरोपैथी है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट है, तो लिम्फोसाइट यानी क्रॉनिक डिजीज है तो लिम्फोसाइट विल इंक्रीज, पहली बात। दूसरी बात ये IgA डेफिशिएंसी है, एट्रॉफी ऑफ विल्लाई है, ट्रायड मैंने आपको बता दिया, एंटी TG हम देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये 5-6 लाइन पर ही 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन। सबसे पहले 21 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीलिएक डिजीज। अब देखो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की बजाय अगर मैं एक ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल बाउल बायोप्सिस कंट्राइंडिकेटेड, भाई ये तो गलत हो गया ना। डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली तो उसी की बायोप्सी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। सो आंसर इज ABC। ओके, नाउ अगेन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज, आंसर इज एंडोस्कोपिक स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी। सो वेरी इजी। अगर 24 की हम बात की जाए, सबसे आसान पेपर था, तभी इसका परसेंटेज 65% गया, आसान क्वेश्चन थे इसीलिए।
Hello everyone, this is Dr. Varun. So it's time for UPSC CMS 2025 रैपिड रिवीजन। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने तय है। ये छोटी सी विंडो आपके सामने है, डिजीज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहां से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस स्मॉल विंडो, यहाँ से यूपीएससी सीएमएस 2024 में 5 एमसीक्यूज आए हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस छोटी विंडो से कैसे वो सॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, आने ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आने ही है वहां से टॉपिक। दिस इज वन ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट। डिजीज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। देखो, एग्जाम्पल ऑफ AR ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट। मेरे याद करने का तरीका क्या है? डोमिनेंट मतलब आपको डोमिनेंस फील होगा जब आप बोलोगे, जैसे मार्फन सिंड्रोम है ना, बोलने में आपको लग रहा है कुछ भारी सा शब्द है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, टुबरस स्क्लेरोसिस, राइट, एलाई फ्रोमेनी सिंड्रोम। तो कुछ ऐसे शब्द भारी भारी से आपको फील होंगे, ये मेरा तरीका है। रिसेसिव में क्या है? एम्फाइसीमा, छोटा सा शब्द है। ग्लेक्टोसीमिया, छोटा सा शब्द है। फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अल्फा 1 डेफिशिएंसी, एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो छोटे छोटे शब्द है, मतलब हल्के हल्के, ये मेरा तरीका है, बाकी आपका जो भी हो, इट्स अप टू यू। सो अभी मैं आपको 5-6 क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं इस विंडो से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखने में काफी टफ लग रहा है, बट अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन बहुत आसान है। नाउ अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पढ़ो तो इसमें लिखा है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, विच इज रॉन्ग, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो इस छोटी सी लाइन से, जैसे मैंने आपसे कहा, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 में भी आपको इससे काफी क्वेश्चन मिलेंगे। सो आंसर इज 1, 3, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 109। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोरिया, मार्फन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजली इस विंडो से सॉल्व कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्स लिंक रिसेसिव। आपको एग्जाम्पल याद होनी जरूरी है। डोमिनेंट रिसेसिव में G6PD एंड हीमोफीलिया बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। मल्टीफैक्टोरियल जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे डायबिटीज है, किसी भी कारण से हो सकता है। हाइपरटेंशन है, जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, आपकी फूड हैबिट की वजह से भी हो सकता है, आप किस एनवायरनमेंट में हैं, आप स्ट्रेस लेने की आदत है या नहीं है। तो जब बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसे मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल तो सबको याद ही होगा। DNA रिपेयर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद कर लेना। बिग फैक्स इसका निमोनिक है। अभी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि 25 में इस ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट से क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका एक निमोनिक बनाया गया है, राइट। इस निमोनिक से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। नाउ कम टू मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये आने वाले साल में बहुत फेवरेट टॉपिक होने वाला है, इसीलिए इसमें मैंने काफी ज्यादा ध्यान देके बड़े प्यार से एक निमोनिक बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये निमोनिक आपकी जरूर 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 हेल्प करेगा। आज तक जितने भी कंफ्यूजन थे इन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में, मुझे लगता है वो आने वाले 5 मिनट में सॉल्व होने वाले हैं। सो इस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। देखो, 15q11, 15q11। अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रही है तो उसे एंजलमैन बोलेंगे या प्रेटर विलाई बोलेंगे, है ना। दोनों के क्रोमोसोम सेम है, बस एक बात याद रखो। नाउ कम टू सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या है? 11p15, 11p15, यानी ये दोनों भी सेम जीन पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रही है, राइट। नाउ स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टाइप 1p, ये जीएनएस जीन की वजह से होता है। एंड ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज मेलाइटस, ये ओवर एक्सप्रेशन ऑफ पैटर्नल जीन की वजह से हो रहा है, जो कि घबराने वाली बात नहीं है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। सो कुल मिला के हमें शुरुआत के जो 2 ग्रुप है इन पे ज्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन यहीं से काफी बार आते हैं और मुझे लगता है आने वाले हैं। नाउ हाउ टू रिमेम्बर एंजलमैन एंड प्रेडर विलाई। दोनों का सेम जीन है, पहली बात कंफर्म होगी। दूसरी बात, जो मदर है वो एंजल है ऑब्वियसली, तो एंजल मैन ड्यू टू लॉस ऑफ मैटरनल जीन, राइट। दूसरी बात, जो मदर है एंजल इज ऑलवेज विद हैप्पी फेस, ऑब्वियसली मदर बच्चे को देख के हंसती रहती है ना। सो अगर स्माइलिंग फेस है, हैप्पी फेस है, मीन्स एंजल मैन की बात कर रहे हैं। और जब बच्चा ज्यादा हंसता है ना, जरूरत से ज्यादा बिना बात के हंस रहा है, उसे पता ही नहीं क्या करना है, बस हंसे जा रहा है, इसका मतलब उसका IQ लो है, राइट।
नाउ कम टू प्रेडर विलाई. प्रेडर मीन्स पापा. सो लॉस ऑफ पैटर्नल जीन, पहली बात. दूसरी बात, ये मोटा सा बच्चा जो ऑलवेज ईटिंग, एक मोटा सा बच्चा है जो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ठीक है. अब जब बच्चा ज्यादा खाएगा तो ओबेसिटी भी हो जाएगी. सो हाइपरफेजिया, हाइपरटोनिया एंड ओबेसिटी डेवलप हो जाती है. एंड लॉस ऑफ पैटर्नल जीन मीन्स प्रेडर विलाई. दो तीन बात. अब 11 पे 15 पे दो डिजीज हो रही है जिनका नाम है बैकविक एंड दूसरा है रसल सिल्वर. अब इसको मैंने स्नेक, सांप के नाम पे याद किया है. बैकविंग मीन्स ब्लैक कोबरा, सिल्वर रसल मीन्स रसल वाइपर, है ना. हमें पता है जो ब्लैक कोबरा होता है उसकी टंग बहुत बड़ी होती है, और अगर टंग बड़ी है मीन्स ओवर ग्रोथ ऑफ टंग मीन्स मैक्रोग्लोसिया, ठीक है. तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया 11 पे 15 में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ है, उसके साथ में लार्ज टंग है, मैक्रोग्लोसिया है, तो समझ जाओ आप बैकविक की हम बात कर रहे हैं. नाउ कम टू सिल्वर रसल, यानी रसल वाइपर की बात कर रहे हैं. देखो वाइपर कितना भी बड़ा हो बट होता तो कोबरा से छोटा ही है ऑब्वियसली. तो जब भी ग्रोथ रिटार्डेशन की बात हो, जब भी स्मॉलर ग्रोथ की बात हो, ग्रोथ रिटार्डेशन की बात हो, तो समझ जाओ आप रसल वाइपर की बात कर रहे हैं. सो आंसर इज सिल्वर रसल सिंड्रोम. अब इसको छोटा छोटा सॉल्व हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को. देखो जीएनएस, अगर जीन की बात की है तो आंसर इज स्यूडो हाइपोथायरायडिज्म टाइप 1B, राइट. इजी है. आई नो ये क्वेश्चन थोड़ी टफ है बट हमें सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे. अगर ग्रोथ रिटार्डेशन की बात है जैसे मैंने आपसे कहा तो आंसर इज सिल्वर रसल सिंड्रोम. मैक्रोग्लोसिया, अगर जीभ बड़ी है यानी ब्लैक कोबरा विद लार्ज टंग. सो आंसर इज बैकपिग, राइट. नाउ अब ये दोनों तो डिफरेंस आपको पता ही है, बैकपिग में एंड सिल्वर रसल में आपको पता ही होगा. नाउ हॉलमार्क फाइंडिंग्स ऑफ प्रेडर विलाई. प्रेडर विलाई क्या है? ऑब्वियसली प्रेडर विलाई मीन्स पापा, यानी पैटर्नल, लॉस ऑफ पैटर्नल जीन. दूसरी बात ये बच्चा खाता रहता है. हाइपरफेजिया प्लस हाइपोटोनिया प्लस ओबेसिटी, ये तीन फाइंडिंग आपको मिलती है प्रेडर विलाई में, भूलना ही नहीं है. विच इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद जीनोमिक इम्प्रिंट. ये क्वेश्चन ईजी है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग है. अब मुझे ये नहीं पता न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्यों इतना बार बार पूछा जा रहा है. 24 में भी आया, 3 में भी आया, उससे पहले भी आया, पूछा ही जा रहा है. इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो क्वेश्चन क्या आया था 24 में, मोस्ट कॉमन ट्यूमर एसोसिएटेड विद NF1, तो आंसर इज एस्ट्रोसाइटोमा. NF2 ऑब्वियसली एकॉस्टिक न्यूरोमा, ये तो इजी हो गया. अब देखो NF1 में अगर 7 ऐड कर दो एंड ऑब्वियसली 2 लिखा हुआ है तो 22 हो गया यहाँ पे. तो NF1 17 क्रोमोसोम पे होता है. 17 साल का बच्चा कैफे काफी बार जाता ही है ऑब्वियसली, और कैफे जाके क्या खाता है? नूडल्स. ये छोटा सा इसका तरीका है याद करने का कि इसमें कैफे स्पॉट होते हैं एंड लिश नोड्यूल्स होते हैं. एंड NF2 में तो सिंपल सी बात है, एकॉस्टिक न्यूरोमा होता ही है. तो ये सब बातें हैं. सो CMS 21 क्वेश्चन आया था न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 एंड 24 में क्वेश्चन आया इजी था, टाइप 1 में क्या ब्रेन ट्यूमर होता है? आंसर इज एस्ट्रोसाइटोमा. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1. सो आंसर इज एस्ट्रोसाइटोमा. वेरी इजी, बहुत इजी है. टाइप 2 के साथ में एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है. दिस इज डॉक्टर वरुण. दोस्तों टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ UPSC CMS, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं. पहले भी मैं आपको लगभग मोर देन 80 क्वेश्चंस बता चुका हूँ, जहाँ से लगातार रिपीटेडली 15 सालों में क्वेश्चंस आए हैं. और अभी कुछ वेरी 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 प्रीशियस टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं. सो टॉपिक नंबर इज़ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन. दोस्तों अपर मोटर न्यूरॉन का याद करने का तरीका है, अपर मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग अप. एवरीथिंग इज गोइंग अप मीन्स टोन भी इंक्रीज हो गई है एंड टोन के साथ में सारे रिफ्लेक्स भी इंक्रीज हो गए. सो रिफ्लेक्स एंड टोन जब इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन. टोन इंक्रीज होने को वी कॉल्ड हाइपरटोनिया एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पास्टिसिटी. तो अगर आपसे कोई पूछे स्पास्टिसिटी किस में मिल रही, मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन. नाउ लोअर मोटर न्यूरॉन मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग डाउन. तो डाउन मीन्स टोन भी आपकी कम हो गई है एंड आपके रिफ्लेक्स भी कम हो गए. तो अगर आपसे कोई पूछे हाइपोटोनिया किस में मिलता है, आंसर इज लोअर मोटर न्यूरॉन. हाइपोटोनिया को हम लोग फ्लैसिड पैरालिसिस भी कहते हैं. फ्लैसिड का मतलब होता है बहुत ही आपकी मसल्स फ्लैसिड हो गई है, लूज हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड पैरालिसिस. इज द साइन ऑफ
लोअर मोटर न्यूरॉन। और जब भी किसी मसल्स में फ्लैसिड पैरालिसिस मिलता है तो वहाँ पे फेसिकुलेशन भी मिलते हैं, उसका भी फंडा है याद करने का, बट आप इसको याद कर सकते हो, फेसिकुलेशन इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेबिंस्की साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव लोअर मोटर न्यूरॉन में है या अपर मोटर न्यूरॉन में? तो दोस्तों इसका आंसर है, जैसे मैंने आपसे कहा, बेबिंस्की पॉजिटिव में आता है पी फॉर अप, मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन में बेबिंस्की पॉजिटिव होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन में लो मीन्स डाउन मीन्स निगेटिव, सो लोअर मोटर न्यूरॉन में बेबिंस्की साइन निगेटिव होता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्ट में, तो आंसर इज बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव इन अपर मोटर न्यूरॉन एंड बेबिंस्की साइन इज नेगेटिव इन लोअर मोटर न्यूरॉन। नाउ व्हाट इज बेबिंस्की साइन, कैसे हम इसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं? ये तो बात ठीक है कि अपर मोटर न्यूरॉन में बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन में निगेटिव होता है, लेकिन इसको डेमोस्ट्रेट करने का तरीका ये है, जब भी हम किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से सोल में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम, जैसे हमारा फुट है तो ये प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, दिस इज़ निगेटिव। अगर ये डोर्सिफ्लेक्शन में जा रहा है इट मीन इट इज़ ए पॉजिटिव। सो दिस इज़ पॉजिटिव साइन यानी अपर मोटर न्यूरॉन एंड दिस इज़ निगेटिव साइन, और इसको नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन। सो कभी मत भूलना, बेबिंस्की साइन ऑलवेज पॉजिटिव इन अपर मोटर न्यूरॉन। तो अब क्वेश्चन क्या आए हुए, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? टोन किस में इंक्रीज होती है? जैसे मैंने आपसे कहा एवरीथिंग इज गोइंग अप, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन। क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैसिड पैरालिसिस किस में होता है? सो फ्लैसिड होता है मीन्स आपकी टोन कम हो गई है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन। स्पास्टिसिटी मीन्स टोन इंक्रीज हो गई है और टोन इंक्रीज होती है अपर मोटर न्यूरॉन में। नाउ रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो रिफ्लेक्स एब्सेंट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग डाउन मीन्स रिफ्लेक्स भी डाउन हो गए, आपकी टोन भी डाउन हो गई, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन। तो इतनी बात तो हमने समझ ली, लेकिन अब जो कन्फ्यूज़न होता है दो चीज़ों में होता है कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कहाँ पे एब्सेंट होते हैं एंड फेसिकुलेशंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एक फंडा है आंसू फ्लो, मीन्स आपके आंसू बह रहे हैं, मीन्स IASU आंसू फ्लो। तो ASU मीन्स एब्सेंट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होते हैं, A फॉर एब्सेंट, S फॉर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, एब्सेंट होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन में। ओके, सो आपसे कोई भी क्वेश्चन आए सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कहाँ पे एब्सेंट है, मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन। दूसरा फ्लो मीन्स FLOW मीन्स फेसिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन में। तो आंसू फ्लो से आप ये भी याद कर सकते हो कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन में एंड फेसिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन में। बार बार यही क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कोई भी आपका एग्जाम आपसे पूछा जाना ही है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लोकेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मेडुलरी सिंड्रोम्स क्या होते हैं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखो बीच में होता है पोन्स, ऊपर होता है मिड ब्रेन एंड नीचे होता है मेडुला। तो अगर आपसे कोई भी पूछे थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, आंसर इज मिड ब्रेन, और हम इसे कहते हैं अबोधी पोन्स। पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पोन्स से निकलता है 5, 6, 7, 8, और मेडुला से ओरिजिन होती है 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरह से लोकेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमें पता होनी चाहिए। इन लोकेशन से भी ज़्यादा एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर आप देखेंगे तो 3, 4, 6 एंड 12 ये चार जो हमारे न्यूक्लियाई हैं ये इन द सेंटर है, या हम इसे कह सकते हैं मीडियन। तो मीडियन जो लोकेशन होती है वो होती है 3, 4, 6 एंड 12। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि मीडियन लोकेशन कौन सी है। एंड पैरामीडियन होती है 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो ये लोकेशन आपकी पैरामीडियन होती है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। कोई आपसे कहे कि मिड ब्रेन इंजरी हुई है तो उसमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, आंसर इज थर्ड नर्व एंड फोर्थ नर्व। तो थर्ड नर्व वाले जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब आए होंगे, फोर्थ के भी आए होंगे। ऐसे अगर आपसे कोई कहे पोंटाइन सिंड्रोम है या पोंटाइन हेमरेज है या कोई भी एनी काइंड ऑफ जिसमें पोन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब ये है उसको इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा 5th नर्व का, 6th का, 7th का एंड 8th का। ऐसे अगर आपसे कोई मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 9th, 10th, 11th एंड 12th नर्व। आप देखो मिड में 12th है, इसका मतलब ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है।
अगर हम पैरामीडियन पोजीशन की बात करें मीन्स 9, 10th, 11th, इसका मतलब हम लोग लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग नर्व का पता लगा सकते हैं। तो इस डायग्राम से हमें ये फ़ायदा हुआ। अब मेडुलरी सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था 12th नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि वो सेंटर में होती है। 12th नर्व मीन्स हाइपोग्लोसल नर्व की बात करें, मीन्स हम टंग की बात कर रहे हैं। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं जिससे आसान हो जाए समझना। दिस इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जिस साइड का इन्वॉल्वमेंट है मीन्स दिस इज लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का इन्वॉल्वमेंट है, तो लेफ्ट साइड का फेस का इन्वॉल्वमेंट है और कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस है पूरी बॉडी की। तो इस डायग्राम से आप समझ जाओ, ये जब भी आपको मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम की बात आए तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। मीन्स जिस साइड का इन्वॉल्वमेंट है उस साइड का फेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंड कॉन्ट्रालैटरल पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो दिस इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। नाउ लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या होता है, 9th, 10th, 11th नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। डायग्राम से मैंने आपको दिखाया था, दिस इज 9, 10th, 11th नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। और 9th और 10th अगर नर्व इन्वॉल्व हो रही है इट मीन डिस्फेजिया एंड आपकी वॉइस चेंजेस आते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी, ऑब्वियसली वो आपके लैरिंग्स फेरिंग्स इन सब से इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ इसमें याद करने वाली बात क्या है, इसमें बेसिकली इप्सिलेटरल फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड कॉन्ट्रालैटरल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मीन्स इप्सिलेटरल फेस है एंड कॉन्ट्रालैटरल बॉडी है जहाँ पे पेन टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से इन्वॉल्वमेंट है। कोई आपसे पूछे इसमें कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होता है, आंसर है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसीलिए जिस साइड हुआ है उस साइड का फेस एंड कॉन्ट्रालैटरल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है पेन टेम्परेचर में। इसके साथ साथ हॉर्नर सिंड्रोम भी इसमें हो रहा है। तो इसमें 3-4 बातें याद करने की है। सबसे पहले पूछा जाता है कौन सी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है, आंसर इज वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी के बाद में कौन सी आर्टरी होती है, आंसर इज पाइका। पाइका मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, आंसर इज 9, 10th, 11th। 9th, 10th की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया और गले वाले सारे सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद में इप्सिलेटरल फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है और पूरी बॉडी कॉन्ट्रालैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है प्लस हॉर्नर सिंड्रोम होती है। तो ये 5-6 बातें आप याद कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम किस में होता है, आंसर इज लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। 12th नर्व इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, आंसर इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में। पाइका किस में इन्वॉल्व होती है, आंसर इज लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन होता है आई का, मीन्स सेम पाइका आर्टरी है ऐसी आई का आर्टरी है, ये होती है पोंटाइन सिंड्रोम में। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, आर्टरी थोड़ा अलग हो जाती है। पोंटाइन सिंड्रोम में 5th नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। नाउ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, आंसर इज लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। इसी वजह से उसमें कॉन्ट्रालैटरल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। डिस्फेजिया एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑल्सो ए फीचर ऑफ लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अगर आप लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम भूल जाओ तो आप इस डायग्राम से याद कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउडा इक्वाइना एंड कोनस मेडुलरिस, अगर आपको कभी समझ में नहीं आया तो आ जाने वाला है। कोनस मतलब मोटा पार्ट, इक्वाइना काउडा मीन्स पूंछ, इट्स लाइक टेल, किसकी टेल, घोड़े की पूंछ, ठीक है। अब होता क्या है, कोनस मेडुलरिस का मतलब है अगर नर्व कंप्रेशन हो रहा है, एक बंडल ऑफ नर्व का कंप्रेशन हो रहा है इन बिटवीन T12 से L2 के बीच में, तो इसका मतलब कोनस मेडुलरिस है। कोनस मेडुलरिस अपर पार्ट में हो रहा है, इसका मतलब अपर मोटर न्यूरॉन भी है एंड सम पार्ट इज लोअर मोटर न्यूरॉन, बट आपको ज्यादा फोकस करना है अपर मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब ऊपर की साइड हो रहा है तो एवरीथिंग इज बायलेटरल और हर चीज का जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इसमें सिम्टम है सारे सिम्टम जल्दी आएंगे, सेटल एनेस्थीसिया जल्दी आएगा, हर चीज जल्दी जल्दी, आपको ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट जल्दी होगा, एवरीथिंग इज अर्ली, ठीक है। नाउ कम टू काउडा इक्वाइना, ये होता है बिलो L2, L2 के बाद में। जब L2 से नीचे हो रहा है तो लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में एवरीथिंग इज डाउन डाउन डाउन, अपर मोटर न्यूरॉन में एवरीथिंग इज अप अप अप, जो मैंने अभी आपको समझाया है। सो बेसिकली पहले हम कोनस की बात करते हैं। कोनस मेडुलरी जैसे मैंने आपसे कहा T12 से L2 के बीच में एंड इट इज ए मिक्स्ड, मींस अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसके अलावा अर्ली ऑनसेट, हर चीज जल्दी जल्दी होगी, अर्ली ऑनसेट, सिमेट्रिकल, टिपिकली बायलेटरल, बायलेटरल पेन,
इसके साथ में सिमेट्रिकल वीकनेस, सिमेट्रिकल है तभी तो बायलैटरल है, एक ही बात है। एंड जैसे मैंने आपसे कहा एवरीथिंग इज अप अप अप, यानी बेबिन्स की साइन भी पॉजिटिव है, यानी एक्सटेंसर है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्लैडर बॉवेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता ही है क्योंकि इसका लेवल अप है। नाउ कम टू काउडा। काउडा मतलब लो, लो मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन। जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन होगा तो ए रिफ्लेक्शन लोअर लिम्ब, एंकल रिफ्लेक्स एब्सेंट, ठीक है। और क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है और उसका लेवल भी नीचे है, इसीलिए एसिमेट्रिकल एनेस्थीसिया होगा, पहली बात यूनिलैटरल होगा, एसिमेट्रिकल वीकनेस होगी। दूसरी बात ये इसमें प्लांटर रिफ्लेक्स फ्लेक्सर में मानेंगे या नॉर्मल मानेंगे क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन लेस कॉमन होता है और हुआ भी तो काफी लेट, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल नीचे है। बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा। नाउ सी कॉन्सेप्ट, कोनस इज मोर डेंजरस। क्यों डेंजरस है? कोनस मतलब T12 से L2 के बीच में। क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये एक तो अबोव होता है, सो एवरीथिंग इज बाइलेटरल, अर्ली एंड सिमेट्रिकल। कितनी प्यारी लाइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं इन सबको रीड करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू काउडा इक्वाइना, ऑब्वियसली। इसमें क्या क्या मिलता है? सिमेट्रिकल सेडल एनेस्थीसिया, टिपिकली बायलैटरल, फ्रीक्वेंट, इंक्लूड ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन का मतलब होता है ऑटोनोमस डिसफंक्शन। ऑटोनोमस डिसफंक्शन अगर एक पेशेंट लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉनस मेडुलरी से। अर्ली ब्लैडर एंड बॉवल इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन, ए रिफ्लेक्सिया ड्यू टू लोअर मोटर, क्योंकि मिक्स्ड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम काउडा की बात करें तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, इसलिए सारी प्रॉब्लम लेस 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 कम कम होगी। लेट इन्वॉल्वमेंट होगा, लेस प्रॉब्लम होगी, एसिमेट्रिकल होगा एंड यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होगा। सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं जो पूछे जा सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एसिमेट्रिकल लोअर लिम्ब वीकनेस विद सिवियर यूनिलैटरल रेडिकुलोपैथी एंड लेट ऑनसेट ब्लैडर डिसफंक्शन। तो आंसर इज काउडा इक्वाइना। सबको पता चल गया। अब देखो T12 L2 के बीच में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोनस मेडुलरिस। पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ था देखो आप, सिवियर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस एंड बाइलेटरल माइल्ड पेन, पॉसिबल एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स। सो आंसर इज कोनस। पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। विच इज नॉट ए फ्यूचर, आप इसको इजिली सॉल्व कर लोगे। इन काउडा इक्वाइना सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। काउडा इक्वाइना दोस्तों क्या होता है? इट इज लोअर मोटर न्यूरॉन, सो इसमें सारे रिफ्लेक्स डाउन हो जाएंगे। सो आंसर इज एब्सेंट एंकल रिफ्लेक्स एंड एसिमेट्रिकल वीकनेस, दिस इज ट्रू। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने, अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं